नमस्ते सभी को। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो वीडियो, सबसे पहली बात तो ये कि देखो वीडियो को बनाने के कितने पर्पज है अपने, 3 पर्पज है वीडियो को बनाने के। सबसे पहला पर्पज अपना क्या है कि वीडियो का मतलब सॉल्यूशन का पर्पज है अपना। सॉल्यूशन कैसा, जो अभी आरएस का आपका एग्जाम हुआ है मेंस का, उसमें पेपर 4 में जो इंग्लिश आई थी उसका सॉल्यूशन करना। देखो ऐसा नहीं है कि आपने कहीं सॉल्यूशन नहीं देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने सॉल्यूशन ऑलरेडी बना दिया और बहुत सारों ने मतलब सॉल्यूशन के पीडीएफ के रूप में भी दे दिया काफी ने। बट फिर भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बहुत डाउट रह जाते हैं बच्चों के मन में कि मतलब इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं, है ना। तो मैं मेरी तरफ से आपको बिल्कुल सही और सटीक सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सेकंड पर्पज इस वीडियो का ये है कि मैंने भी बैच चलाया था आरएस का मेंस का, है ना, इंग्लिश का। तो भाई जो मैंने पढ़ाया, मेरा कंटेंट कितना रेलेवेंट था, मेरे कंटेंट में से एग्जाम के अंदर क्या आया क्या नहीं आया, उसके बारे में भी आपको बताना। अब देखो सिर्फ बता देने से तो भाई ऐसा कोई नहीं है ना कि मैं बोल दूं कि पूरा पेपर मेरे कंटेंट में से आया तो आप विश्वास करोगे, ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए क्या, मैं आपको जो आया जैसा आया मेरे नोट्स में से जहां से जो चीज आई उसका आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, मतलब प्रूफ भी दे दूंगा एक तरीके से। और होना भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, अगर आया है तो दिखाने में क्या दिक्कत है ना। और जो क्वेश्चन मेरे कंटेंट में से नहीं आया वो मैं आपको बता भी दूंगा कि भाई ये मेरे कंटेंट में से नहीं आया, मतलब क्वेश्चन आउट ऑफ कंटेंट था मेरे से, ठीक है। और तीसरा पर्पस क्या है कि अब देखो आरएस की दोबारा वैकेंसी भी कोई बहुत दूर नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत दूर है, बट बहुत दूर नहीं है, क्योंकि आरपीएससी ने ऑलरेडी कॉपी चेकिंग के लिए डेट वेट सब चीजें डिसाइड कर लिया ना। तो आप ये मान लो अक्टूबर तक हो सकता है, तो इस मेंस का मतलब रिजल्ट अक्टूबर नवंबर तक इसका रिजल्ट भी आ जाए और उसके बाद कभी भी वैकेंसी आ सकती है, नवंबर दिसंबर तक आराम से वैकेंसी आ सकती है। तो आरएस दूसरा मेंस भी या फिर दूसरा आरएस भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो हमें अभी से उसकी तैयारी भी शुरू करनी पड़ेगी, है ना। देखो बच्चे क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, है ना। और बहुत सारे तो क्या करते हैं, प्री का एग्जाम देने के बाद मेंस की तैयारी शुरू करते हैं। तो देखो उनको ज्यादा फायदा नहीं होता है, वो सिर्फ उस वैकेंसी का एक्सपीरियंस ले पाते हैं, सिलेक्शन कभी नहीं ले पाते हैं। क्योंकि आप कभी भी नोट करना, प्री के बाद जितने भी देखो, इस मान लो जयपुर में कहीं भी जो भी भाई प्री के बाद मेंस का जो माहौल होता है ना, सब कुछ भाई, कहीं टेस्ट सीरीज चल रही है, कहीं क्लासेस चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ, वो सब वास्तव में पता है किसके लिए होता है, वो सब वास्तव में उस बच्चे के लिए होता है जिसकी मेंस की तैयारी ऑलरेडी ठीक ठाक है। पता है क्यों? क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज में टाइम मिलता है 7 दिन का, सिर्फ कितने दिन का, 7 दिन का। सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं 2, मेंस के टाइम में इतना टाइम मिलता है। अब देखो 7 दिन में 2 सब्जेक्ट तैयार करना, ऐसा नहीं है कि आप जीरो से स्टार्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ऑलरेडी आपको कंटेंट काफी हद तक याद होगा, 90% कंटेंट याद होगा, तो ही आप 7 दिन में 2 सब्जेक्ट तैयार करके टेस्ट सीरीज लिखने जा सकते हो। वरना आप टेस्ट सीरीज अगर लिख रहे हो, उस वो टेस्ट सीरीज बच्चे क्या करते हैं कि मतलब 10 क्वेश्चन पूछे हैं, 2 लिख के आते हैं, 8 खाली छोड़ के आ रहे हैं, तो उस टेस्ट सीरीज का क्या ही फायदा होगा, आप सोचो ना। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आप अभी से तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है। तो उस तैयारी को स्टार्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा था कि तीसरा क्या है कि अपना कोर्स जो भी होगा, नेक्स्ट कोर्स कब लॉन्च करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में आपको बताना। तो वीडियो के 3 पर्पज, पहला पेपर सॉल्यूशन कराना, दूसरा क्या, दूसरा ये भाई जो भी मेरा कंटेंट था उसमें से क्या आया क्या नहीं आया वो सब आपको बताना, और तीसरा क्या, आपको कोर्स के बारे में बताना कि कब हम दूसरा कोर्स, भाई अभी नया कोर्स लाएंगे, आरएस की तैयारी करेंगे, क्या करेंगे नहीं, उसके बारे में सब कुछ बताना, ठीक है। तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार, और सभी आप सभी लोगों का मतलब इस एक नए यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है ना। आरएस का ये पहला वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो सबसे सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या लिखा है, मैनी ए मैन। अब देखो मैं इसके बारे में ये ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको कि भाई ये क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा, ऐसे ना कि मतलब कई बच्चे क्या करें कि मतलब ऐसे कि मैनी मैन भी सही हो सकता है, ठीक है, मैनी ए मैन ऐसे, ठीक है। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि भाई इसमें वास्तव में होगा क्या और वो क्यों होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूं, अगर बहुत सारे बच्चों ने क्या किया ना, इसको मैनी और क्या कर दिया, मैन, ठीक है। पहली बात तो आपने मैनी मैन कर दिया, कोई बात नहीं, उसके बाद आपको एक चीज और चेंज करनी पड़ेगी, हैज को बना दिया हैव। भाई कम से कम एटलीस्ट अगर चेंज कर रहे हो तो इतना तो करो, इसको मैनी मैन हैव तो करो कम से कम, ठीक है। अब आपको बताता हूं, देखो भाई ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैनी ए अपना आप में एक डिटरमिनर होता है। मैनी ए क्या होता है, अपने आप में एक डिटरमिनर होता है, और उसको आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। भाई देखो किसी भी क्वेश्चन को सही करने के 100 तरीके होते हैं, बट सही बेस्ट तरीका सटीक तरीका क्या है वो अपने को पता होना चाहिए। भाई कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना, सोचो कि मान लो ऐसा कोई लिख दिया हो कि ही प्ले फुटबॉल, मान लो ऐसा, ठीक है, मैं बहुत बार बताता हूं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ही प्ले फुटबॉल, तो गलत है। तो क्या करना चाहिए कि सर ही को हटा के दे लिख दो, लो कि दे प्ले फुटबॉल लिख दो, सही हो जाएगा।
सही तो हो गया, बट वो उसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट को हम सही मान के चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करते हैं। तो क्या लिखना चाहिए था हमें, ही प्लेस फुटबॉल। लेकिन आप किसी से इस बात पे ऐसे जिद नहीं कर सकते कि सर दे प्ले फुटबॉल में क्या गलती है। और भाई वो सही है, बिल्कुल ठीक आपकी बात है, लेकिन उसमें नंबर नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि जिस तरीके से जिस मेथड से आपको सही करना चाहिए था आपने सही नहीं किया। ठीक है, तो आप ये मान लो कि भाई थोड़ा आधा नंबर दे दे तो मैं कह नहीं सकता, बाकी मैनी मैन में नंबर मिलने की उम्मीद कम है। आपको वास्तव में क्या करना चाहिए था, आपको लिखना था मैनी ए मैन। ठीक है, इतना ही चेंज करना था आपको, एक ही वर्ड में चेंज करना था। दूसरी बात, अगर आप ए को हटाते हो तो सबसे पहले तो आपने ए को हटाया, ठीक है, फिर मैन को रखा, फिर आपने हैज को चेंज किया हैव में। तो आपने देखो आपको ज्यादा जगह करेक्शन करना पड़ रहा है, बजाय कि आपने सिर्फ ए को तो यहीं रखा और मैन में क्या कर दिया, उसको मैन को चेंज कर दिया, है ना। तो सही आंसर क्या है, मैनी ए एम ए एन मैन, बस इतना ही लिखना था। कुल मिला के सही आंसर के लिए हमें क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ सही आंसर के लिए हमें ज्यादा दिमाग ना लगा के सिर्फ इसको क्या लिखना था, एम ए एन मैन लिखना था, सिर्फ क्या लिखना था, एम ए एन मैन। ठीक है, अब देखो ये जो मैनी ए होता है ना, ये अपने आप में एक डिटरमिनर होता है, आप इस बात को समझने की कोशिश करो। आप ऐसा नहीं है कि ये मैनी के जैसा होता है तो आप इसका ए हटा दोगे, ऐसा नहीं है। ये अपने आप में एक एंटिटी है भाई बेचारा, इसको आपका इसका ए नहीं हटा सकते हो ऐसे। जैसे देखो मान लो अगर मैंने ये ऐसे लिखा कि ऑल बॉयज आर प्रेजेंट, ठीक है, अब इसको सही करना, मान लो सॉरी ऑल बॉय आर प्रेजेंट। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, ऑल को हटा देते हैं और लिख देते हैं ईच, और बॉय को बॉय रहने देते हैं और आर को लिख देते हैं इज, ईच बॉय इज प्रेजेंट। सही हो गया ना। ऐसे सही नहीं करना था, इसको सही कैसे करना था, ऑल तो सही मानना है अपने को और बॉय को क्या करना है, बॉयज, क्योंकि वो डिटरमिनर जो लिखा है वो ऑलरेडी सही है, उसको सही को क्यों हटा रहे हो आप। ठीक है, तो मैंने ये क्या है, सही है, और इसको अगले वाले को क्या करना है, मैन को चेंज करके आपको क्या लिखना है, उसका सिंगुलर फॉर्म लिखनी है, मैन। ठीक है, अब देखो बात तो ये थी, अब आपको मैं बताता हूं एक चीज और इसके बारे में। ठीक है, अब देखो ये चलते हैं इसके ऊपर। अब देखो मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि मैंने पेड कोर्स में क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। ठीक है, पेड कोर्स में बहुत मेहनत की थी, बच्चों को बहुत सारा कंटेंट करवाया था, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे बहुत जोर दिया था, कंपोजिशन पार्ट पे बहुत जोर दिया था। ठीक है, चलो उसकी भी छोड़ो भाई, पेड कोर्स में तो सभी लोग मेहनत करते ही हैं अपनी अपनी तरफ से। ठीक है, मैं बात करता हूं जो यूट्यूब के ऊपर जो फ्री के वीडियो डाल रखे ना, जो मतलब बच्चों के लिए है, उन वीडियो में आप देखना। ये वीडियो कब का है, आप देखो इसको ना, ये वीडियो है 23 मार्च 2024 का, यानी कि एग्जाम से बहुत पहले का है। एग्जाम का तो नहीं है, मैंने ऐसा तो नहीं किया कि भाई एग्जाम होने के बाद मेरे नोट्स में मैंने सब ऐड कर लिया हो, नहीं, एग्जाम से बहुत पहले का है, 23 मार्च का, यानी कि पिछले मेंस से भी पहले का वीडियो है। और इसमें देखो आप कहां जाओगे, 52:38 पे। वीडियो कौन सा है, वीडियो नंबर 11 है, और के कौन सा डिटरमिनर से। एक ही वीडियो डाला था मैंने सिर्फ डिटरमिनर्स का, ऑलमोस्ट 2 घंटे का, 1 घंटे 50 मिनट का सिर्फ एक वीडियो डाला था, सिर्फ एक वीडियो। ठीक है, उस वीडियो को देखना, उसमें 52:38 पे आप जाना, उसमें देखो मैंने मैनी के बारे में सब कुछ पढ़ा है कि मैनी ए होता है, उसके बाद क्या आता है, सिंगुलर आता है, और वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आती है, सिंगुलर आती है। और मैंने बहुत सारी चीजें इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि कैसे याद करना है, क्या करना है, सब कुछ। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था सबसे पहला आरएस का, जो देखो यहां पढ़ाया गया था आपको, कहां, YouTube के ऊपर वीडियो पड़ा है, वहां जाके आप देख सकते हो। कनेक्ट सिविल्स में जाना, प्लेलिस्ट में जाना, इंग्लिश का कोर्स है उसमें जाना, डिटरमिनर का आपको एक वीडियो मिलेगा, 1 घंटे 49 मिनट्स का है। उसके अंदर आप क्या करोगे, 52 मिनट्स 38 सेकंड पे, उसको थोड़ा आगे 10-20 सेकंड आगे पीछे करके देखना, मैंने ये सब कुछ समझा रखा है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन ये आया अपना, ठीक है, और सही भी होना चाहिए था और इजी भी था, तो आप सही करके भी आए हो। ठीक है सर, अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, शुड नॉट देयर बी एनी इंस्ट्रक्शंस विद इट, यस देयर शुड बी। ठीक है सर, सबने क्या बोला कि सर क्वेश्चन ये बहुत टफ था, ये नहीं पता चले वो, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो सबसे पहले तो मैं इसका आंसर ही बताता हूं आपको। सबसे पहले इसका आंसर यहाँ एनी की जगह क्या होगा, सम होगा, एनी की जगह क्या होगा, सम होगा। ठीक है, अब देखो बात ये कि अब पेपर हमारे हाथ में आ गया, मेरे हाथ में आ गया, तो अब इसका आंसर देना बहुत आसान है, आपको भी पता है। अब घर बैठ के तो आप ही दे सकते हो इसका आंसर, और ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं भी पता है तो कोई इंसान गूगल कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चैट जीपीटी का यूज कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, और आपको आंसर पता चल सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि इस वीडियो का मतलब जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसका पर्पस सिर्फ सॉल्यूशन करवाना नहीं है, उसके आगे का भी बहुत पर्पस है मेरा। ठीक है, तो देखो मतलब चैट जीपीटी से आप भी देखो आरएस की तैयारी करते हो, आप भी 2 मिनट में ढूंढ लोगे चैट जीपीटी में डाल के कि फाइंड द एरर, है ना, या फिर गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बात यह कि देखो आंसर क्या होगा इसका, एनी की जगह क्या आएगा, सम। ठीक है, अब देखो वो जो वीडियो था ना जो अभी मैंने आपको बताया था, एनी की जगह क्या आएगा, पहले तो सम। अब चलते हैं, देखो इसका प्रूफ बताता हूं आपको। यही वीडियो सेम डिटरमिनर का, 52 मिनट पे तो क्या मिला आपको, मैनी है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलना, आप कहां पहुंचोगे, 1 घंटा
7 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। इसी वीडियो में यूट्यूब के ऊपर ही, मैं पेड कोर्स की कोई बात नहीं कर रहा हूं, यूट्यूब के ऊपर ही आप सेम डिटरमिनर की वीडियो में जाना 1 घंटे 7 मिनट 30 सेकंड पे, ठीक है। एक ही वीडियो डाला था मैंने डिटरमिनर का, उसके अलावा कुछ नहीं डाला था, मैं आपको सच बताऊं। ना मेरी मार्केट में कोई बुक थी, ना मेरी मार्केट में कोई वर्क बुक थी, कुछ भी नहीं था, एक वीडियो था। और ये जो कंटेंट इसमें मैंने पीपीटी के फॉर्मेट में आपको दे रखा है ना, यही कंटेंट मैंने पीडीएफ में मेरे नोट्स में डाला था। मतलब जो मेरे नोट्स थे और ये जो यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट है, एक शब्द का भी कोई डिफरेंस नहीं था, सेम टू सेम। यहीं से कॉपी करके वहां डाले थे पीडीएफ के अंदर, आपको जो नोट्स दिए थे उनके अंदर तो सेम कंटेंट था। यानी कुल मिला के 8 पेज के तो मेरे नोट्स थे और एक डिटरमिनर का वीडियो था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। और वीडियो कब का है? 23 मार्च 2024 का है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम होने के बाद अब अपने कंटेंट में सब चीजें ऐड करना वास्तव में बहुत आसान है ना, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस बार आरपीसी ने ये पूछा ऐड कर लेते हैं, तो अब तो ऐड करना बहुत आसान है, कोई भी ऐड कर लेगा, है ना। लेकिन उससे पहले का आप देखो ना, वीडियो कब का है? 23 मार्च 2024 का, यूट्यूब के ऊपर पब्लिक डोमेन में पड़ा वीडियो, ठीक है। उसमें आप कहां जाओगे? 1:07 पे, 1 घंटा 7 मिनट पे आप जाना, 30 सेकंड पे आपको मैंने पढ़ा रखा है। देखो क्या पढ़ाया था, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों हो तो सम का ही यूज करना होता है। क्या लिखा है मैंने? जब सेंटेंस इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों हो तो किसका यूज करना होता है? सम का ही यूज करना होता है। अब देखो, ये बात मैंने नोट डाल के स्पेशली लिखी थी, है ना। और आप जब वीडियो को देखोगे ना, तो मैंने उसमें बोला भी है इस बार इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा। मैंने बोला भी है क्या कि इस बार इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा। बात क्या बोली देखो, अच्छे से पढ़ो। सेंटेंस कैसा होना चाहिए? इंटरोगेटिव, ठीक है सर। और सेंटेंस कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, ठीक है सर। तो फिर कौन आएगा? सम, ठीक है सर। अब देखो, अब जो क्वेश्चन आरपीसी ने पूछा था उसको देखो आप, इस क्वेश्चन को देखो आप, क्या लिखा है देखो, सेंटेंस इंटरोगेटिव है। कैसे पता चला सर? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखा गया शुड को, ठीक है सर, और पीछे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव, ठीक है सर। और ये शुड के साथ लिखा है नॉट, तो सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव। और मैंने आपको क्या बताया था, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों होगा तो एनी की जगह क्या लिखना है आपको? सम। तो इस एनी की जगह क्या लिखना था आपको? सम। आपने वीडियो को उतनी सीरियसली नहीं देखा जो मैंने, यार मैं कितने कम तो मैं आपको पढ़ाता हूं ऑलरेडी, मतलब बहुत कम बातें बताता हूं कि ये आपको याद रखना है, उसमें भी आप वो बातें नहीं याद रखते हो। आप अगर यहां रुके होते ना 2 मिनट, ये जब मैंने पढ़ाया था 2 मिनट रुके होते, 2 मिनट इसको सोचा होता कि यार क्या बोला गया है, क्या बताया गया। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, एक एक बात मैंने तराश के लिखी हुई है, एक एक बात मैं तराश के बोलता हूं ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई मैंने फालतू की चीज कुछ भी नहीं डाली। क्योंकि पूरा डिटरमिनर जब कोई इंसान 1 घंटे 50 मिनट यानी कि 2 घंटे से कम में पढ़ा रहा है, तो वो कितनी काम की चीजें डालेगा सिर्फ, ठीक है। तो मैंने एक एक चीज काम की डाली थी, आप देखते, आप यहां 2 मिनट रुकते, पब्लिक डोमेन में कोई पैसा नहीं लग रहा था, 2 मिनट रुकते देखते। भाई बढ़ना भी तो आपको आरएस है ना, तो आप 1 2 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना टाइम तो दे सकते हो, तो आपको देना चाहिए था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सही होता है 100%, ठीक है। अब देखो, आप लोग नहीं करके आए मान लो पढ़ने के बाद भी, तो यार इसमें मेरी गलती नहीं हो सकती है ना, आप अपनी जिम्मेदारी खुद लो, मेरी गलती नहीं हो सकती है। मैंने आपको कंटेंट दिया था और बहुत सही कंटेंट दिया था। अब दूसरी बात आप एक नोट करो कि कितना मेरा कंटेंट कितना रेलेवेंट है, भाई कितना मैं पास पहुंच रहा हूं एग्जाम के। अब ऐसा नहीं है कि भाई मुझे कोई पहले से पता चलता है कि भाई इस बार आरपीसी क्या पूछेगी, मैं कोई अंतर्यामी आदमी नहीं हूं। मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं, देखो कि आप ये नोट्स देखना मेरे, इसमें मैंने एक टेबल बनाई और सम और एनी के बारे में लिखा। ये होता है सम, ये होता है एनी। अब इसके 4-5 पॉइंट होते हैं जहां सम और एनी एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद मैंने क्या देखा, आरपीएससी इन सभी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी थी। अब जो नेक्स्ट स्टेप था ना, वो वही था जो मैंने नोट डाल के लिखा था। मुझे पता था कहीं ना कहीं कि जितने पॉसिबल क्वेश्चन सम और एनी पे बन सकते हैं वो आरपीसी पूछ चुकी है। और आपको एक बात बताता हूं, आरपीसी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है कि जब वो सम और एनी के बारे में ना पूछे, ठीक है। और जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे आरपीसी ऑलरेडी पूछ चुकी थी, ठीक है सर। अब बच गया था नोट वाला, इसीलिए मैंने उस वीडियो में स्पेशली बोला था क्या यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने डेटा उठाया, मैंने आरपीसी के पेपर देखे कि भाई क्या क्या क्वेश्चन आरपीसी पूछ चुकी है, अब अगला स्टेप क्या हो सकता है। तो मुझे पता चला कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, कभी भी आ सकता है किसी भी दिन, ठीक है। तो ये सब मतलब पता चल जाता है। अगर आप देखो, आप अगर सच्चे दिल से शिद्दत से जुड़े रहोगे ना एग्जाम से, आपको भी पता लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, वो एक बात और है कि यार आपके पास मतलब आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए ना, ऑलमोस्ट 22-23 सब्जेक्ट है, तो आप हर एक सब्जेक्ट से इतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे जितना टीचर कर पाता है। भाई मुझे क्या काम है, मुझे सिर्फ इंग्लिश को देखना है। अभी आपको बताता हूं, देखो पता कैसे चलता है। 15-20 दिन पहले एपीयू का एग्जाम हुआ था, ठीक है। मैंने उसका पेपर देखा पूरा, क्या कि मतलब एपीयू का एग्जाम किसने करवाया? आरपीएससी ने, कि आरपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। उसके बाद पता है उस एग्जाम को मैंने देख के
फिर अपनी कोचिंग के अंदर जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज थी, जब पेपर 4 का टेस्ट होना था ना, मैंने उस इंग्लिश को कंप्लीटली उसकी जैसे चेंज कर दिया था कि कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो पेपर बनाने वाली टीम सेम ही होगी तो वैसे क्वेश्चन ना पूछ ले, तो मैंने उसको चेंज किया था वो, और उसके मैं बहुत करीब भी पहुंच पाया था। बस थोड़ा सा तो पेपर तो देखो थोड़ा तो अलग आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरी बात आपको बताता हूं, अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं, 2 दिन पहले फर्स्ट ग्रेड का जीके वाला एग्जाम हुआ था, उसके अंदर 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे। अब आप नहीं देखोगे उनको, कोई बात नहीं है, पर एज ए टीचर मेरी ड्यूटी होती है कि मैं उन क्वेश्चन को देखूं कि आरपीसी ने क्या पूछा है ना, उन क्वेश्चन के अंदर से मैं मतलब उनका मीनिंग निकालूं कि आगे क्या पूछा जा सकता है, आरपीसी इस टॉपिक पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, ये मेरा काम है, ठीक है। ये सब करना, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, सिर्फ सॉल्यूशन करवाना मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस क्या है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहां से आते हैं, ये तो हम जाने कम से कम, ठीक है। वरना सॉल्यूशन तो देखो गूगल से, चैट जीपीटी से आप भी निकाल लोगे, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो देखो ये दूसरा क्वेश्चन, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, ये उसमें से आया, ठीक है सर। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ही गॉट अप टू ए मैग्निफिसेंट स्टार्ट इन टूडेज मैराथन, ठीक है सर। अब देखो ये गॉट अप मैंने पढ़ाया था, ठीक है, गॉट अप मैंने पढ़ाया था, और इसका आंसर क्या है वास्तव में, गॉट ऑफ। इसका आंसर क्या है, गॉट ऑफ टू, गॉट ऑफ टू ए मैग्निफिसेंट स्टार्ट। हाँ, वास्तव में क्या होता है, गॉट ऑफ टू ए गुड स्टार्ट होती है, ऐसे मान लो ईडीएम, और लेकिन यहाँ पे क्या है कि गॉट ऑफ टू ए मैग्निफिसेंट लिख दिया, कोई बात नहीं है। वास्तव में इसका आंसर क्या, गॉट ऑफ है, और एग्जाम ने क्या दिया, गॉट अप। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने गॉट अप भी पढ़ाई थी, गॉट ऑफ भी पढ़ाई थी, दोनों फ्रेजल वर्ब पढ़ाई थी मैंने, ठीक है। तीसरा प्रूफ देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी देखो ये नोट्स के अंदर भी मैंने डाल रखा है, आपको बताना भूल गया, सॉरी। देखो मैनी, मैनी ए सब कुछ डाल रखा है मैंने। अब देखो एक, अब आप खुद दिमाग लगाओ, इस बार मैंने ये पूछा ना, अगली बार क्या पूछ सकता है, मोर देन वन पूछ सकता है, अगली बार क्या पूछ सकता है, मोर देन वन, या फिर क्या पूछ सकता है, मोर प्लूरल देन वन पूछ सकता है ना भाई। मैंने पूछने के बाद अगला स्टेप ही क्या है, मोर वाला है। तो आप खुद दिमाग लगाओ कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। फिर देखो सम और एनी, अब देखो सम और एनी में ये पॉसिबल चीजें थी जहां से क्वेश्चन बन सकते थे, क्या कि काउंटेबल के साथ यूज होता है, ये भी काउंटेबल के, अनकाउंटेबल के, अनकाउंटेबल के, ये पॉजिटिव में, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन देखो मुझे पता था कि यहां तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अब अगला स्टेप क्या बनता है ये, इसलिए मैंने नोट डाल के लिखा था, क्या जब सेंटेंस इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों हो तो सम का ही यूज करना होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो अब देखो आपको एक बात बताता हूं, मैंने सिर्फ जितने भी बच्चों ने मेरे पास पेड कोर्स ले रखा था, मैंने सिर्फ कितनी फ्रेजल वर्ब पढ़ाई थी, आई टॉट ओनली 25 फ्रेजल वर्ब्स। कितनी फ्रेजल वर्ब पढ़ाई थी, सिर्फ 25 फ्रेजल वर्ब ही पढ़ाई थी, और उसके अंदर ये देखो, उसके अंदर ये फ्रेजल वर्ब है कौन सी, अभी किसकी बात कर रहे थे हम, गेट की, हाँ ये देखो ये गेट, ठीक है, गेट मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। और एक हमारा जो कंफ्यूजिंग उधर वो जो ईडीएम और फ्रेजेस में क्वेश्चन आया था, वो कहां से आया था, वो लेट से आया था, लेट या फिर ले से आया था, सॉरी, ठीक है, ले से आया था, तो ले भी पढ़ाई थी। अब देखो जो क्वेश्चन आरपीसी ने पूछा वो देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, गेट ऑफ, ये मैंने पढ़ाया था गेट ऑफ, ठीक है सर। अगला क्या लिखा हुआ है, गेट अप, दोनों पढ़ाए थे, यही दोनों ऑप्शन है, देखो यही दोनों ऑप्शन है, गेट, गॉट ऑफ और गॉट ऑफ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि मैं उस इडियम तक नहीं पहुंच पाया, कौन सी, मैंने गेट ऑफ पढ़ाया जरूर, बट मैं बच्चों को ये नहीं बता पाया कि गेट ऑफ टू ए गुड स्टार्ट होता है, ठीक है। मैंने ये नहीं बताया, वास्तव में नहीं बताया मैंने, ठीक है। मैंने गेट ऑफ तक ही पढ़ा के छोड़ा बच्चों को, और गेट अप भी पढ़ाया। लेकिन फिर भी अगर बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाता ना, थोड़ा सा दिमाग लगाता, तो पता कर लेता क्या कि गेट अप का मतलब क्या होता है, उठना होता है, गेट अप का मतलब उठना होता है, तो ये तो आंसर नहीं है, इसकी जगह कुछ और होगा। चलो ठीक है, फिर मैं ये मानता हूं कि गेट ऑफ उसके दिमाग में क्यों आए, जब बच्चे ने पढ़ाई नहीं है तो इस तरीके से, ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि अब इसका आंसर तो गेट ऑफ है, कोई बात नहीं, बट ये क्वेश्चन नहीं आया, मतलब मैंने नहीं पढ़ाया बच्चों को, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को कि ये मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया, ऊपर के 2 पढ़ाए थे। अब चलो अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। 4th नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दोस ग्लासेस बिलोंग टू द सेल्फ ऑफ द काउंटर इन द डाइनिंग रूम, ठीक है। अब आपको बताता हूं, अब देखो मैंने 1-2 वीडियो देखे थे ऐसे सॉल्यूशन के, तो अब बात ये नहीं है कि पेपर आने के बाद तो चलो ठीक है वो छोड़ो, उसमें अब क्या पता है कि बिलोंग टू होता है और बिलोंग ऑन होता है, क्या होता है, बिलोंग टू और बिलोंग ऑन, नहीं नहीं ये बात बिल्कुल गलत है, बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है कि बिलोंग टू होता है बिलोंग ऑन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिलोंग का इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसके पीछे टू आएगा उसके पीछे ऑन आएगा, उसका कोई लेना देना नहीं आपस में, ठीक है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि वो क्या है, अभी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सही करते हैं, ये क्या लिखा है, टू दी टॉप, ये मैंने आपको पढ़ाया था, कब पढ़ाया था मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये हमने डीपीपी करवाई थी, और सिर्फ 50 ही डीपीपी की थी मैंने, 50 ही डीपीपी बच्चों से सॉल्व करवाई थी, ठीक है। उसके अंदर देखो 4th नंबर डीपीपी में 4th नंबर क्वेश्चन था, राइट योर नेम इन द टॉप, और मैं आपको बताऊं ये रिपीटेड क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर्स में से ही आया था। मैंने तब बताया था कि कुछ भी नहीं होता है इन द टॉप, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, ऑन द टॉप होता है, सिर्फ क्या होता है, ऑन द टॉप होता है, ठीक है। अगर आप इतनी सी बात को समझ पाते तो आप टू द टॉप को काट के यहाँ पे क्या लिख देते, ऑन द टॉप लिख देते, क्या लिख देते, ऑन द टॉप,
अब आपको एक बात बताता हूं कि आप ये मत सोचो कि बिलोंग की वजह से ऑन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई वजह नहीं है कि बिलोंग है। बच्चे से याद भी कर लेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन में भी डाल दिया लोगों ने कि बिलोंग ऑन होता है और बिलोंग टू होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कोई बिलोंग ऑन बिलोंग टू नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि उसके बाद क्या लिखा है। अब देखो एक बात बताओ, यहां लिखा था टॉप, यहां लिखिए टेबल। अगर मान लो टेबल लिखा है तो टेबल के तो ऊपर ही चीजों को रखते हैं ना, तो ऑन दी टेबल क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है ऑन दी टेबल आएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इस बिलोंग के बाद बॉक्स लिख दूं, बिलोंग, देखो ऐसे पूरा सेंटेंस लिख देता हूं, एक मिनट रुको। अब देखो, अब पूरा सेंटेंस लिख देता हूं कि दीज ड्रेसेस बिलोंग टू दी अलमीरा, मानो मैंने ये लिख दिया। अब आप क्या करोगे, अच्छा बिलोंग टू तो गलत होता है सर, बिलोंग ऑन लिख दो। बिलोंग ऑन दी अलमीरा का मतलब क्या है, अलमीरा के ऊपर रखनी है ड्रेसेस, नहीं, चीजें अलमीरा के ऊपर नहीं रखते हैं, अलमीरा के अंदर रखी जाती है। तो फिर क्या आएगा, इन दी अलमीरा आएगा। क्या आएगा, दीज ड्रेसेस बिलोंग इन दी अलमीरा। डिपेंड करता है कि यहां आप क्या लिख रहे हो। आप ऐसी चीज लिख रहे हो, टेबल लिख रहे हो, तो फिर ऑन लिखो। शेल्फ क्या होती है, शेल्फ के ऊपर ही चीजें रखते हैं, जो क्वेश्चन आया था हमारा। देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट आप बातों को समझने की कोशिश करो। गलत चीजें, ये सॉल्यूशन कराना मेरे लिए भी बहुत आसान है, बिलोंग ऑन होता है बोल के जा सकता हूं मैं, बट आप बातों को समझने की कोशिश करो। ये गलत गलत कब तक पढ़ते रहोगे यार, वो आप सिलेक्शन के, देखो कोई बात नहीं, इस बार गलत हो गया, लेकिन अब अगली बार आप क्या पढ़ के चले गए कि एक तो होता है बिलोंग टू और एक होता है बिलोंग ऑन। अगली बार फिर गलत होगा, क्यों, अगली बार वो क्या पूछेगा, अगली बार पूछेगा बिलोंग इन, और आप क्या रट के गए थे, बिलोंग ऑन, फिर गलत हो गया। इसलिए बातों को समझने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, 5-10 मिनट ज्यादा लग जाए, समय लग रहा है, मेरा लग रहा है ना, आप क्यों घबरा रहे हो, आप तो वीडियो को अच्छे से देखो, ठीक है। तो देखो यहां क्या लिखा था, शेल्फ, शेल्फ के ऊपर ही रखते हैं चीजों को, ठीक है सर। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं यहां लिख दूं कि दिस ड्रेसेस बिलोंग, यहां मैं लिख दूं बॉक्स, बॉक्स लिख दूं, तो बॉक्स के तो अंदर रखते हैं ना, तो फिर ऑन या टू थोड़ी ना आएगा, फिर क्या आएगा, इन आएगा, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसा है कि मान लो कोई कचरा है, हम उसको डस्टबिन में डालते हैं, तो ऐसा लिख दिया कि मान लो दिस गार्बेज, गार्बेज, गार्बेज मतलब कचरा, बिलोंग ऑन द डस्टबिन, ये होगा क्या, ऑन द डस्टबिन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या होगा, बिलोंग इन द डस्टबिन, क्या होगा, बिलोंग इन द डस्टबिन, क्योंकि डस्टबिन क्या होता है, कचरा पात्र होता है, उसके ऊपर कचरा थोड़ी ना रखते, उसके अंदर डालते हैं। तो कचरा, ये कचरा कहां जाना है, ये कचरा कचरा पात्र के अंदर जाना है, तो फिर क्या लिखेंगे, इन द डस्टबिन। तो आप ये मत याद करो कि बिलोंग के बाद टू आएगा, बिलोंग के बाद ऑन आएगा, क्या आएगा, नहीं, याद नहीं करना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा देखो, कॉमन सेंस का यूज करो। देखो कोई भी लैंग्वेज होती है वो कॉमन सेंस पे ही डिपेंड होती है, लॉजिक पे ही डिपेंड होती है, फालतू की चीजें नहीं होती। तो थोड़ा समझो, बिलोंग टू भी होता है, बिलोंग ऑन भी होता है, बिलोंग इन भी होता है, बिलोंग विद भी होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसके बाद लिखा क्या है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं। अब आप सोचोगे कि नहीं सर, हमने तो सब जगह सॉल्यूशन में यही देखा है कि बिलोंग टू और बिलोंग ऑन, वो चैट जीपीटी की वजह से, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने सर्च किया था शायद कैम्ब्रिज में या फिर ऑक्सफोर्ड में सर्च किया था, देखो क्या लिखा है, दिस टेबल बिलोंग्स इन द सिटिंग रूम। अब एक बात बताओ, अब आप ये थोड़ी लिख सकते हो दिस टेबल बिलोंग ऑन द सिटिंग रूम, टेबल सिटिंग रूम के ऊपर थोड़ी है भाई, ये टेबल सिटिंग रूम के अंदर जानी है, ये टेबल कहां की है, सिटिंग रूम के अंदर की है। तो क्या लिखना पड़ेगा, दिस टेबल बिलोंग्स इन द सिटिंग रूम। वो देखो आप डिक्शनरी में सर्च करो चीजों को, ठीक है। ये गलत गलत सीख के आप नंबर नहीं ला सकते हो, मानो मेरी बात को। इस बार गलती करके आए हो, अगली बार फिर गलती करोगे, कोई फायदा नहीं है। तो देखो मतलब कुछ भी मत करो ना आप, तो भी पेपर को इतना अच्छा एनालिसिस करो, इतना अच्छा एनालिसिस करो। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी तैयारी में 30% का तो कंट्रीब्यूशन वो पेपर सॉल्यूशन ही दे देगा आपको। नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपकी तैयारी में 30% का कंट्रीब्यूशन पेपर सॉल्यूशन ही दे देगा, अगर आपने बहुत अच्छे से किया है तो। ये ऑन द टॉप है ना, ये पिछले पिछले साल भी एग्जाम में आया था, मतलब 2018 में भी आया था शायद, और अब देख लो फिर आ गया। अगर पेपर सॉल्यूशन भी ढंग से करोगे, एनालिसिस करोगे, तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लगने दो, मेरा लग रहा है यार, आप देखो चीजों को, सीखो, समझो। अब देखो क्या लिखा है, दिस टेबल बिलोंग्स, ये देखो इन लिखा। अब आप अगली बार इन आएगा तो फिर आप ऑन करके आओगे। तो मेरी बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूं। अब ये देखो ये क्या लिखा है, विद दीज पेपर्स बिलोंग विद दी अदर्स, तो विद भी आ रहा है, ऑन हमने पढ़ाई है, और टू आप जानते हो कि आई बिलोंग टू बीकानेर, मैं बीकानेर से आता हूं, वैसे मैं बीकानेर का रहने वाला हूं, आई बिलोंग टू बीकानेर। तो टू हम जानते हैं, ऑन हमने आज देख लिया, इन यहां देख लिया, विद यहां देख लिया। तो बात कहने की ये है कि ये डिपेंड करता ही नहीं है कि बिलोंग के साथ क्या आएगा, ये डिपेंड करता है कि बिलोंग के बाद क्या लिखा उसको देखो। अलमीरा लिखी है तो इन आएगा, शेल्फ लिखा है तो ऑन आएगा, टेबल लिखा है तो ऑन आएगा, बॉक्स लिखा है तो इन आएगा, डस्टबिन लिखा है तो इन आएगा, सिटिंग रूम लिखा है, रूम लिखा है, होम लिखा है, कुछ भी लिखा है तो इन आएगा। बस बहुत सिंपल सिंपल चीजें, बाकी हम और भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस मेरा बताने का पर्पज ये है कि चीजों को सही से सीखो। चले आगे, उसके बाद देखो। तो अब आप ना ये याद मत करना कि बिलोंग के साथ टू, बिलोंग के साथ इन, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगली बार वो विद का क्वेश्चन दे देगा और आप वहां क्या कर आओगे, आप कर दोगे बिलोंग ऑन कर दोगे, आप क्या कर दोगे बिलोंग टू कर दोगे, फिर गलत हो जाएगा।
कई सारी मेहनत बेकार आपकी तो। ठीक है, चले आगे, उसके बाद देखो आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया, बिल्कुल। कब पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया था ऑन दी टॉप होता है, ये पढ़ाया। देखो मैंने आपको क्या बताया था अभी कि डीपीपी नंबर 4 में देखो 4th नंबर क्वेश्चन था, ऑन दी टॉप होता है, पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। बिल्कुल, तो ये सेकंड मैंने पढ़ाया, फर्स्ट मैंने पढ़ाया, थर्ड मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है, ये मेरे एग्जाम में से, मेरे नोट्स में से नहीं आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आई वॉज इंटेंडेड टू कॉल ऑन यू बट वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये क्वेश्चन है ना, ये वॉइस का क्वेश्चन है। ठीक है, और जो मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के जो 2-4 वीडियो हैं, 2 ही वीडियो यूट्यूब के ऊपर, आप देखना, आप आराम से समझ पाओगे कि आई जब खुद डूअर है ना, तो ये पैसिव में नहीं लिखा जा सकता है। मैंने खूब पढ़ा है कि वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? पैसिव होती है। एक बात बताओ, आई वॉज प्लेड हो सकता है क्या? आई वॉज प्लेड, ये वही लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है उसके अलावा। सब बहुत बहुत बार पढ़ा है मैंने, बहुत डीपली पढ़ा है। आई वॉज प्लेड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आई वॉज प्लेड क्रिकेट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या होगा? आई प्लेड क्रिकेट, बस वही तो सेम सेंटेंस था। आई वॉज इंटेंडेड टू कॉल ऑन यू नहीं हुआ, क्या होगा? आई इंटेंडेड टू कॉल ऑन यू। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? कॉल ऑन का मतलब क्या होता है बताओ? कॉल ऑन, इस बार आपने ये एग्जाम तो देख लिया, लेकिन आपने कॉलोन को नहीं सीखा। और आपको पता है एग्जामिनर क्या करेगा अगली बार? अगली बार आपको कॉलोन देगा वो, है ना? कहां देगा? फ्रेजल वर्ब में देगा। 2 फ्रेजल वर्ब होती है, एक होती है कॉल ऑन और एक होती है कॉल एट, और एक क्या होती है? कॉल एट, है ना? दोनों में ऐसा कंफ्यूज हो गया ना, 100% गलत हो जाएगा आपका सवाल, और अगली बार देने की बहुत पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप पूछ चुका है। अब देखो, अगर मान लो ऐसे लिख देते हैं कि मोदी जी कॉल्ड ऑन जियोर्जिना मेलोनी, क्या मतलब समझोगे आप इसका? कमेंट करके बताना कि मोदी जी कोल्ड ऑन जियोर्जिना मेलोनी, क्या मीनिंग समझोगे आप? कि मोदी जी ने जियोर्जिना मेलोनी को फोन किया? नहीं, इसका मीनिंग क्या है? देखो मैं आपको बताता हूं। कॉलोन का मतलब होता है जाकर मुलाकात करना। मोदी जी ने सिर्फ फोन नहीं किया, मुलाकात भी कर ली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जाकर मुलाकात करना। मोदी जी कोल्ड ऑन जियोर्जिना मेलोनी का मतलब है मोदी जी ने जाकर के जियोर्जिना मेलोनी से मुलाकात की। ठीक है, तो देखो कॉल ऑन का मीनिंग कोई फोन करने जैसा या ऐसा कुछ नहीं है, आप वो मत समझना। और ऐसा ही एक मीनिंग होता है कॉल एट का। ऐसा ही क्या मीनिंग होता है? कॉल एट का भी होता है। अब कॉल एट का मीनिंग मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि आप खुद सर्च करना कि कॉल एट का मीनिंग होता क्या है। ठीक है, कॉल एट का मीनिंग क्या करोगे? आप खुद सर्च करोगे, आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि कॉल एट का मीनिंग क्या है। तो देखो, आई वॉज इंटेंडेड, तो वॉज कट गया तो क्या गया? आई इंटेंडेड टू कॉल ऑन यू बट वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो, कि मेरा तो इरादा था आपसे आके मुलाकात करने का, बट मुझे ऐसा करने से रोक दिया गया। अब देखो, इसका एक पॉसिबल आंसर और हो सकता है, मैं आपको बताता हूं क्या हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, आई हैड इंटेंडेड टू कॉल ऑन यू, मेरा तो इरादा था, मतलब आने का, आपसे मिलने का इरादा था, बट वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो। मैंने आपको बताया था, देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है काम पहले, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है काम बाद में। तो मेरा इरादा पहले था आने का, बट मुझे बाद में किसी ने रोक दिया। अब आप कहोगे कि सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्या? बिल्कुल वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है आप बताओ? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही वॉइस होती है, कुछ नहीं होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म की ही पैसिव होती है, सॉरी, वर्ब की सेकंड फॉर्म की तो पैसिव होती है ना भाई। आई प्लेड क्रिकेट, तो क्या लिख देते हैं? क्रिकेट वॉज प्लेड, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी, यही तो बोल देते ना। तो वॉज प्लेड किसका है? सोचो, टेंस कौन सा है? टेंस वही है, पास्ट सिंपल ही है वॉज प्लेड। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी, टेंस वही है, कौन सा? पास्ट सिंपल। आई प्लेड क्रिकेट का ही हमने क्या बनाया? क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही एक तरीके से, और कुछ भी नहीं है, बस लिखा गया पैसिव में, इतना सा डिफरेंस है। तो पहले मेरा इरादा था, बाद में मेरे को रोका गया। तो अगर आप गलती से इसको हेड भी कर देते आंसर, तो भी आपका सही हो जाएगा। पर अगर चलो आरपीसी मैं मानता हूं कि बिल्कुल सही ना माने, तो कम से कम आपको आधा नंबर तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सरासर गलत नहीं कह सकते ना इसको, तो ठीक है। बाकी तो इसको हटा देते तो बिल्कुल सही है, बट अगर किसी बच्चे ने गलती से हेड भी लिख दिया तो उसका भी सही माना जा सकता है। ठीक है, चले आगे। उसके बाद देखो, अब ये देखो, 1 नंबर क्वेश्चन आया, 2 नंबर क्वेश्चन आया, 3 नंबर क्वेश्चन मेरे नोट्स में से नहीं आया, 4 नंबर आया, 5th नंबर आया। 5th नंबर क्यों आया? क्योंकि यार मैंने वॉइस इतनी डीपली आपको पढ़ाई थी कि ये तो बहुत छोटी चीज है उसके आगे, मतलब पहला ही सेंटेंस मैं तो यहीं से शुरू करता हूं, तो बहुत छोटी चीज है। तो देखो, एक क्वेश्चन नहीं आया, 4 आए हैं। ठीक है सर, यानी कि एक क्वेश्चन नहीं आया और 4 क्वेश्चन आए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो फिर अगला देखो, A wood fire was burning on the hearth and a cat was slept in front of it। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूं, वैसे आपको एक बात बताऊं, ये सारे सेंटेंस आरपीएससी ने कहां से उठाए हैं, कौन सी बुक से लिए हैं, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन ये बात और है कि यार ये पब्लिक डोमेन है, वो नहीं बता सकते। ठीक है, नहीं बता सकते, लेकिन मैंने कहीं ना वो सभी मतलब उस बुक की जितनी भी एक्सरसाइज थी, मोस्टली जहां तक भी मुझे लगती थी, मैंने डीपीपी में बच्चों को एक्सरसाइज की फॉर्मेट में दे दी थी, है ना, कि क्वेश्चन आएगा तो यहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी पब्लिक डोमेन में बताना, अब नहीं बताना चाहिए ऐसा जो भी मान लो, बट
ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिले, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मतलब पता चल जाता है ना कि अगर आप बहुत सारी बुक पढ़ते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहां से उठा है, ठीक है। अब वास्तव में बताओ ये क्वेश्चन क्या था, ये पहले एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। वास्तव में क्वेश्चन ऐसा था, देयर वॉज ए वुड फायर बर्निंग, ऐसा था, देयर वॉज ए वुड फायर बर्निंग ऑन दी हाथ एंड ए कैट वॉज स्लेप्ट इन फ्रंट ऑफ इट। वास्तव में क्वेश्चन ऐसा था। अब देखो आप एक बात भी नोट करना, ये वुड फायर के बाद ना एक छोटा सा देखो एक ये फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। ये गलती पता क्या हुई है, इन्होंने क्वेश्चन तो वहां से उठा लिया बट इसको चेंज भी किया, बट छोटी मोटी गलती फिर भी इनसे रह गई, ठीक है। और वुड फायर की थोड़ी बहुत गलती इनसे रह गई, कोई बात नहीं। बट वास्तव में ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, देयर वॉज ए वुड फायर बर्निंग, है ना, वॉज नहीं लिखा होता, देयर वॉज ए वुड फायर बर्निंग ऑन दी हाथ एंड ए कैट वॉज सॉरी ए कैट वॉज स्लेप्ट इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है, कोई बात नहीं। जहां का भी क्वेश्चन था हमें नहीं पता, अब हम आगे का देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द पॉसिबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो लेट्स सी क्या लिखा है। देखो देखो सबसे पहले तो ये जो हाथ होता है ना, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो आप ना कभी आपने अगर हॉलीवुड मूवी में देखा तो जैसे मान लो ऐसी दीवार है, अंग्रेजों के घरों में होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि एक वो चूल्हा टाइप होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है बहुत अंदर गहरा होता है, कम से कम आप मान लो 10 फुट गहरा होता है वो, ठीक है ना, ऐसे। और उसके अंदर क्या करते हैं, वो सर्दियों में आग जला के छोड़ देते हैं, वो रात भर जलती रहती है, और उसके सामने वो सोफे वोफे लगे होते हैं, तो कभी कभी वो बैठ जाते हैं, एंजॉय कर लेते हैं अपना। और ये जो जानवर होते हैं बिल्ली बिल्ली, इनके लिए वो कुछ बिछा के रखते होंगे, उसके ऊपर बिल्ली बिल्ली सोती रहती है अपना, ठीक है। तो ऐसा इसको बोलते हैं हाथ। वास्तव में मतलब अंगीठी चूल्हा, लेकिन कैसा होता है, दीवार होती है, दीवार के अंदर जगह होती है, उसमें अंदर फिट होता है पूरा, और मतलब 5-7-10 फुट अंदर गहरा होता है, उसके अंदर लकड़ियां बाहर से डाल के रख देते हैं और उसमें आग जला देते हैं, तो वो सिस्टम चलता रहता है, ठीक है सर। अब देखो उसके आगे की बात करते हैं। और इनके घरों में वैसे भी वो आपको पता है एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, तो धुआं अगर इधर उधर भी जाता है तो वो एग्जॉस्ट सिस्टम उसको बाहर निकाल देता है। हमारे घर में पॉसिबल नहीं। दूसरी बात, वहां का प्रदेश बहुत ठंडा है, हमारे इतनी ठंड नहीं है, हम तो गर्म प्रदेश के लोग हैं, तो हमें आग वाग की जरूरत नहीं होती है, तो ये हाथ का देखा हुआ नहीं होगा। बट आप एक काम करना, गूगल पे जाना और ये स्पेलिंग लिखना, और गूगल में इमेजेस के अंदर जाना, आपको दिखा देगा, तो आपको पता चल जाएगा वास्तव में होता क्या है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की बात करते हैं, कोई बात नहीं, जैसा भी था। क्या लिखा है, ए वुड फायर वॉज बर्निंग ऑन दी हाथ। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको लग रहा होगा कि रिपीटेड नहीं है, बट ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने इसके ऊपर बहुत जोर दिया था इस बार, मतलब ठीक है, मैं पिछली बार जो मैंने यूट्यूब पे कराया था उस पर इतना जोर नहीं दे पाया, हालांकि पढ़ाया मैंने तब भी था, बट पेड कोर्स में मैंने बहुत जोर दिया था इस बात पे, क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा इस बार एग्जाम में। क्यों पता था आपको बताता हूं। देखो आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, माई आंट वॉज वॉकिंग in the garden when I was meeting her, when I was meeting her। आरपीसी ने क्वेश्चन क्या पूछा, my aunt was walking in the garden when I was meeting her। ठीक है सर, ये गलत था। कैसे गलत था कि ये was meeting नहीं होगा, क्या होगा, when I met her। मैंने आपको बताया था कि पास्ट में दो एक्शन होते हैं, एक टाइम टेकिंग होता है जिसमें समय लगता है काम को होने में, ठीक है सर, एक इंस्टेंट एक्शन होता है। जो टाइम टेकिंग एक्शन होता है उसको लिखा जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जो एक्शन इंस्टेंट होता है उसको लिखा जाएगा पास्ट सिंपल में, ठीक है सर। अब देखो आंटी का घूमना, यानी कि मेरी आंट मान लो शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच 1 घंटा वो गार्डन में घूमती है, तो उस पर तो टाइम लगता है, लेकिन मैं उस दौरान मान लो 7:31 पे उनसे मिला, तो मेरा तो काम इंस्टेंट हो गया। तो जो एक्शन इंस्टेंट होता है दैट विल बी रिटन इन द टेंस पास्ट सिंपल, और जो टाइम टेकिंग एक्शन होता है उसको लिखा जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है सर। तो एक आंसर हो गया, इसको सही करना था। ये कब पूछा था, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था, शायद 18 में पूछा था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अब इसका नेक्स्ट स्टेप पता है क्या होता है, इसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है क्वेश्चन पूछने का कि दोनों तरफ ही कौन आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा। दोनों तरफ कौन आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा। पढ़ा है, मैं आपको बताता हूं, देखो ऐसा नहीं पढ़ा है। ये देखो, आप जाना कहां जाओगे, यूट्यूब के ऊपर ही, पेड कोर्स की कोई बात नहीं करूंगा, पेड कोर्स का कोई प्रूफ नहीं दूंगा आपको, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर देखो, पास्ट टेंस पार्ट 2, है ना, कनेक्ट सिविल्स के चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, इंग्लिश में जाना है, पास्ट टेंस का पार्ट 2 देखना है, 1.49 है ना, 1 घंटे 49 मिनट का वीडियो है। कब का वीडियो, 7 फरवरी 2024 का है भाई, आज से करीब 1-1.5 साल पहले का वीडियो, 7 फरवरी 2024 का वीडियो है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था बच्चों को कि दोनों तरफ क्या आ सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कब, जब ऐसा हो ना कि दोनों ही एक्शन टाइम टेकिंग हो, दोनों ही एक्शन कैसे हो, टाइम टेकिंग हो, दोनों में ही समय लग रहा हो, तो आंसर में दोनों तरफ क्या हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। मैंने बच्चों से आंख बंद करवा के इसका मतलब रिहर्सल करवाया था क्लास के अंदर इस बार पेड कोर्स में, क्या कि अरिजीत वाज लिसनिंग व्हाइल हिज वाइफ वाज डांसिंग। आप आंखें बंद करो, मैंने बोला
सोचो अरिजीत तो गाना गा रहा है और उसकी वाइफ डांस कर रही है, सोचो दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों कैसे लिखे जाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखे जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके पूरा समझाया था और इससे आगे भी एक पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन बनने की, वो भी बताई थी, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो आप मेरे नोट्स में भी जा सकते हो, मतलब यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो, ये नोट्स तो टेलीग्राम वेलेग्राम पे खूब घूमते रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मिल भी जाते हैं, तो आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। क्या लिखा देखो, जब पास्ट में कोई घटना जारी रही हो और उसी बीच कोई दूसरी घटना घटी हो, तो फिर जारी घटना के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस किंतु उसके बीच घटना के लिए पास्ट सिंपल। ये तो वो हो गया कि एक एक्शन टाइम टेकिंग होगा, एक इंस्टेंट होगा, एक पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे, एक पास्ट सिंपल में लिखेंगे। इसका क्वेश्चन आरपीसी 2018 में शायद पूछ चुकी थी, वो माय आंट वाज वॉकिंग इन द गार्डन व्हेन आई मैट हर, ठीक है सर। अब मुझे पता था कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो मैंने आगे लिख रखा है। देखो लिख रखा है मैंने, क्या लिख रखा है, रूल नंबर 3 है किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूस का। किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूस का। जाके पढ़ना क्या लिखा है, यदि पास्ट में दो कार्य एक साथ जारी रहे हो, पास्ट में दोनों काम एक साथ जारी रहे हैं, ठीक है सर, तो दोनों कार्यों के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। दोनों कार्यों के लिए किसका यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, ठीक है सर। ये अब इसको आप पढ़ के देखो, पढ़ के देखो इसको एक बार आप, क्या लिखा है, द वुड फायर वॉज बर्निंग ऑन दी हाथ। अब देखो एक बात बताओ, आग लगने का काम था, उसमें आग जल रही थी, कंटिन्यूअसली चल रहा था काम। बिल्ली का जो सोने का काम है ना, वो भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। भाई बिल्ली को सोने में भी तो टाइम लगता है ना, सोना क्या होता है, एक टाइम टेकिंग एक्शन होता है, ये कोई इंस्टेंट एक्शन नहीं है, 1 मिनट में करके हट गए आप, नहीं, टाइम लगता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तो आपको टाइम तो लगता ही लगता है। तो ये कैसा है, टाइम टेकिंग एक्शन है। तो अब देखो अगर आपने सिर्फ इस वॉच को हटा दिया कि सर ये पैसिव में तो नहीं हो सकता, उससे आंसर सही नहीं होगा। ए कैट स्लेप्ट इन फ्रंट ऑफ इट, इसका सही आंसर नहीं है। क्या लिखना पड़ेगा, ए कैट वॉज स्लीपिंग इन फ्रंट ऑफ इट, क्योंकि देखो आप इमेजिन करो, आंखें बंद करो, आग जल रही है, काम चल रहा है, ठीक है, बर्निंग है, बिल्ली सो रही है, काम चल रहा है, दोनों एक्शन टाइम टेकिंग है, तो दोनों किस में लिखोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखोगे, क्योंकि बात पास्ट की हो रही, लिखना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस में। सीधा सीधा क्या होगा, ए कैट वाज स्लीपिंग इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखो I couldn't do this if I didn't have to. Did क्या होती है, did मुझे ये बता दो, did होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सर इट्स अ वेरी सिंपल, डू और डज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म इज द डिड, ठीक है। और ये मैं जब भी कोर्स शुरू करता हूं ना, तो मतलब पहले ही क्लास में ये समझाता हूं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, जैसे डू होती है, बी होती है, हैव होती है, उसके बारे में पूरा बताता हूं। तो डिड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है सर। अब देखो ये क्वेश्चन आया ना मेरे से, मैंने अभी आपको इसका प्रूफ दिया कि मैंने पूरा पढ़ाया था। यहाँ पे कहां पढ़ाया था, देखो ये पूरा पढ़ा रखा है रूल नंबर 3 में, दोनों तरफ क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, दोनों तरफ कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, मतलब मैं बताना भूल गया सर, ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है सर। 7th नंबर क्वेश्चन को देखो, 7th नंबर क्वेश्चन देखो, चलते हैं थोड़ा आगे। देखो ये इफ की 4 कंडीशन बताता हूं मैं, इफ की कितनी कंडीशन बताता हूं, 4 कंडीशन बताता हूं। यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी है टेंस वाला, उसमें जाके देख सकते हो, पास्ट टेंस वाला। उसमें सबसे पहला ही पहला क्या लिख रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस V1, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस V1। ये वीडियो भी देख सकते हो। देखो कब का वीडियो है, 7 फरवरी 2024 का है, पास्ट टेंस पार्ट 1 का है, टाइमिंग भी लिखिए 45 मिनट और 7 सेकंड। कब का है, 45 मिनट 7 सेकंड, है ना। मैंने क्या पढ़ा आपको, इफ पढ़ाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी। आप देख सकते हो पब्लिक डोमेन में, आराम से जाके चेक कर सकते हो, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ठीक है। अगले में क्या आएगा, वुड प्लस V1। बस यही तो इसमें करना था, और क्या करना था। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कुड को काट के क्या लिख दोगे, वुड प्लस V1, खत्म हो गई बात। ये भी आ गया क्वेश्चन। यानी कि 7 में से देखो पीछे 5 में से एक क्वेश्चन मेरे से नहीं आया था। कौन सा, 3 नंबर नहीं आया था, 1 आया था, 2 आया था, 4 आया था, 5 आया था, एक क्वेश्चन मेरे से नहीं आया, मैं एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन भी आया, 7 नंबर भी आया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखो अगला क्वेश्चन देखो, ग्रेट ट्रीज वाला, ठीक है। स्कोर बताता हूं आपको, इसका भी पता है, गलत सॉल्यूशन मत लेके जाना, सही सॉल्यूशन लेके जाना, क्योंकि ये वर्ब इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार दिखेगी। क्या दिखेगी, आपको बार बार दिखेगी। मैं आपको बताता हूं, देखो बहुत सारी वर्ब है, हजारों वर्ब है, 10,000 वर्ब है भाई, है इंग्लिश के अंदर। मैंने एक बहुत छोटी सी लिस्ट दी थी वर्ब की, बहुत छोटी सी, ठीक है। उसमें भी छोटी सी लिस्ट देने के बाद भी मैंने उसमें से पढ़ाई 3 ही थी। कितनी पढ़ाई थी मैंने, सिर्फ 3 वर्ब पढ़ाई थी। कौन कौन सी पढ़ाई थी आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने लाई पढ़ाई थी, है ना। लाई में क्या होता है, लाई, लाइड, लाइट, झूठ बोलना, ठीक है सर। फिर पढ़ाया था लाई, ले और लेन, ये मतलब क्या होता है सर, लेटना, ठीक है सर। फिर मैंने पढ़ाया था ले, लेड, लेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सर, न्योछावर करना, बिछाना, ऐसा। एक वर्ब पढ़ाई मैंने लाई वाली, ठीक है सर। दूसरी वर्ब पढ़ाई थी मैंने फ्लाई, फ्लाई मतलब होता है उड़ना, ठीक है। मैंने पढ़ा था क्या होता है फ्लाई, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, और थर्ड फॉर्म होती है फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। आप गलती कर दोगे, आप वाटर के साथ फ्लोन लिख दोगे, क्योंकि हमने सुना होता है वाटर, पानी ओवरफ्लो हो गया, तो आप क्या सोचोगे, अच्छा फ्लो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लोन, वो गलत होता है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, ठीक है।
एक वर्ब होती है उसका मतलब होता है बहना। बहना के लिए क्या होती है? फ्लो होती है, एफ एल ओ डब्ल्यू, और सेकंड फॉर्म क्या होती है? एफ एल ओ डब्ल्यू ई डी, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? एफ एल ओ डब्ल्यू ई डी, फ्लोट। ठीक है, दो वर्ब पढ़ाई। ठीक है, तीसरी वर्ब कौन सी पढ़ाई? तीसरी वर्ब पढ़ाई मैंने फॉल। मैंने बताया फॉल का मतलब होता है गिरना। फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना। सेकंड फॉर्म क्या होती है? फेल। थर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉलन। ठीक है, क्या होता है? गिरना। गिरना मतलब अपने आप गिरना, कोई गिराने वाला नहीं है, अपने आप गिर रहे हो। ठीक है सर। फिर मैंने एक वर्ब पढ़ाई थी इसके साथ ही, फेल। फेल का मतलब होता है गिराना। फेल का मतलब क्या होता है? गिराना। ठीक है सर। सेकंड फॉर्म क्या होती है? फेल्ड। ठीक है सर। थर्ड फॉर्म क्या होती है? फेल्ड। ठीक है सर। ठीक है सर, अब बताओ, देखो मैं आपको दिखाता हूं ये मैंने कहां पढ़ाई थी। सबसे पहली बात तो आपको एक बात बता दूं, ये देखो, ये नोट्स हैं अपने वो कैप के, मतलब उसके वर्ब के थोड़े से नोट्स ये थे, उसमें देखो ये लिखा है फॉल और फेल। क्या लिखा है? गिरना और गिराना। अब एक बात सोचो, जो गिरना होगा ना वो तो अपने आप गिरना है, तो ये जो वर्ब होती है कैसी वर्ब होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है? इंट्रांजिटिव। जो गिरना होता है ना अपने आप, सोचो दोनों में बहुत डिफरेंस है, गिरना और गिराना। जो गिरना है वो अपने आप ही गिरना है, कोई गिराने वाला नहीं है। गिराने के लिए कोई और गिराएगा तो वर्ब कौन सी यूज करेंगे? फेल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वर्ब होती है इंट्रांजिटिव। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। देखो फिर देखो लाई, तीन। ठीक है सर। फिर देखो फ्लाई और फ्लो। बस इतनी मैंने पढ़ाई थी, बाकी मैंने कहा था अपने आप पढ़ लेना ये सब ऐसे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और ये सब चीजें देखो, और भी आपको एक बात बताता हूं, अगर ना आप इसमें जाओगे ना, ये जब मैं 4 कंडीशन पढ़ाता हूं, इसके बाद मैं क्या करता हूं ना, आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं। जब ये 4th नंबर ये जो लिखा है ना कंडीशन, इसकी जब प्रैक्टिस करवाता हूं ना, उसमें एक सेंटेंस लिखता हूं, क्या? इफ, इसी वीडियो में मिलेगी आपको, इसी वीडियो में मिल जाएगी। इफ द रिवर हैड ओवरफ्लोन, ऐसे लिखता हूं ओवरफ्लोन, और ऐसे पूरा सेंटेंस लिखता हूं। ठीक है, अब इफ द रिवर हैड ओवरफ्लोन इट्स बैंक, ऐसे लिख दो, इट्स बैंक इट वुड हैव पोज्ड डेंजर इन दी विलेज, ऐसा पूरा सेंटेंस लिखता हूं मैं। ठीक है, अब देखो फिर बच्चों से पूछता हूं इसमें क्या एरर है। बच्चे क्या करते हैं कि सर ये हेड को ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो। नहीं, वास्तव में गलती कहां होती है? ओवरफ्लोन में होती है। मैंने अभी क्या बताया कि फ्लोन का जो यूज होता है ना वो उड़ने के लिए होता है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। लेकिन ये नदी लिखा है रिवर, रिवर उड़ सकती है क्या? नहीं, रिवर तो बहेगी। तो फ्लोन की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको? एफ एल ओ डब्ल्यू ई डी, फ्लोट। यहां मैं पढ़ाता हूं ये फ्लो वर्ब, यही मैं पढ़ाता हूं लाइव, और यही मैंने पढ़ाई थी कौन सी? वो ये अभी जो पूछी थी आपसे, फेल और फॉल। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ाई थी, और उसमें हम जो वर्ब की लिस्ट थी उसमें भी दी थी। अब देखो इसका सही आंसर निकालते हैं। सबसे पहले तो एक मिनट का टाइम लूंगा आपका, ये थोड़ा मिटाने अभी थोड़ा सही काम नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी आप देखो यार, अच्छे से वीडियो देखो। आप देखो फालतू के भी तो 100 वीडियो देखते हो ना, कोई फायदा नहीं होता उनका। ठीक है, आरएस बनना है ना आपको, अच्छे से वीडियो देखो। मैं आपकी बहुत मदद करूंगा, बहुत मदद करूंगा, जितनी आपने सोची भी नहीं है। एक मैं बहुत मेहनत करता हूं, है ना, कि मैं एक पेपर देखता हूं कि एपीओ में क्या पूछा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है आरपीसी, अच्छा फर्स्ट ग्रेड में क्या पूछ रही है, सब कुछ मेरे दिमाग में फिट रहता है। हर समय मेरे दिमाग में सम, एनी, मच, मोर, मैनी, यही चलता रहता है सब कुछ। तो क्वेश्चन किसी भी कीमत पे मेरे आंखों से बच के नहीं जा सकता है, चाहे किसी भी एग्जाम में आ जाए। और खुद मैं एसएससी में सेलेक्ट हूं, तो मैं एसएससी के क्वेश्चन भी लगातार देखता रहता हूं। आपके सिलेबस से रिलेटेड अगर उसमें कोई कुछ क्वेश्चन होता है तो मैं उसको वहां से निकाल के ले आता हूं। ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखता हूं। अब देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने दो वर्ब पढ़ी, एक पढ़ी फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना। फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, और थर्ड फॉर्म फॉलन। ठीक है सर। फिर हमने पढ़ी एक वर्ब फेल। फेल मतलब गिराना। ठीक है सर। सेकंड फॉर्म फेल्ड, थर्ड फॉर्म फेल्ड। ठीक है, हो गया। अब एक बात बताओ, कहीं भी फैलन लिखा है क्या? एफ ई डबल एल एन, कहीं भी नहीं है। एफ ए डबल एल एन है, एफ ई डबल एल ई डी है, ये फैलन तो कहीं है ही नहीं। यानी कि सबसे पहले तो ये तो वर्ड ही गलत लिखा हुआ है। ये तो वर्ड ही क्या लिखा हुआ है? गलत है। इसको तो काटना ही काटना पड़ेगा। ठीक है सर, इसको तो काटो, सबसे पहले काट दिया इसको। तो अब इसकी जगह क्या आएगा सर? देखो फॉलन का मतलब होता है अपने आप गिरना। एक बात बताओ, मैंने ऐसे लिख दिया कि आई हैव फॉलन फ्रॉम दी चेयर। आई हैव फॉलन फ्रॉम दी चेयर, मैं चेयर से गिर गया। कोई किसी ने मुझे गिराया थोड़ी ना है, नहीं गिराया, कभी कोई गिरा भी नहीं सकता, मैं तो अपने आप गिरा हूं। मैं चेयर से गिरा। अगर हाँ कोई मुझे गिरा देता ना तो फिर फॉलन नहीं लिखते हम यहाँ पे, उसने मुझे गिराया। गिराना, गिराना के लिए क्या लिखते? फेल्ड। तो वैसे ही लिखा है, ग्रेट ट्रीज वर, बड़े बड़े पेड़ थे ना उनको गिराया गया। किसके द्वारा? लिटिल स्ट्रोक, हल्के हल्के छोटे छोटे चोटों से उनको गिरा दिया गया। तो आंसर क्या होगा? एफ ई डबल एल ई डी, फेल्ड होगा। आंसर क्या होगा?
FELLED फेल्ड, ग्रेट ट्रीज वर फेल्ड बाय लिटिल स्ट्रॉक्स। ठीक है, अब देखो ये जो फॉल जो वर्ब होती है ना, फॉल, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है बेटा। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अक्रमक क्रिया। अक्रमक क्रिया का मतलब होता है जिसका कोई कर्म नहीं होता, जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर उस वर्ब का पैसिव भी तो नहीं बनेगा ना। आप इतना तो सोचो, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो वर्ब का पैसिव कैसे बनाओगे आप? नहीं बना पाओगे। एक सेकंड रुकना, ठीक है। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप उसका पैसिव नहीं बना पाओगे, तो पैसिव बन ही नहीं सकता। किसका? फॉल का तो पैसिव नहीं बन सकता, है ना। देखो आप अब आप सोचो कि सर कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है नहीं। एक बात बताओ, मैंने सेंटेंस लिखा आई हैव फॉलन फ्रॉम द चेयर। फ्रॉम द चेयर तो किसका आंसर है? ये तो है वेयर, भाई कहां से गिरे। ठीक है, ठीक है सर। और दूसरा बच क्या गया? आई हैव फॉलन, ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है ही नहीं भाई, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसके अंदर, ऑब्जेक्ट होती ही नहीं है, क्योंकि ये वर्ब भी कैसी होती है, ये वर्ब भी कैसी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो इसकी कोई पैसिव भी नहीं बनती है। ठीक है सर, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट की क्या पहचान होती है? ऑब्जेक्ट की पहचान होती है व्हाट और हुम का रिप्लाई। ये सब मैंने पढ़ा है, व्हाट और हुम का रिप्लाई। देखो व्हाट मतलब क्या? आई हैव फॉलन फ्रॉम द चेयर। फ्रॉम द चेयर तो किसका रिप्लाई? कहां का रिप्लाई है? फ्रॉम दी चेयर तो कहां का रिप्लाई है? कहां का रिप्लाई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट होता है क्या और किसको का रिप्लाई। भाई क्या आई हैव फॉलन, मैं गिरा, क्या गिरा नहीं पता, किसको गिरा नहीं पता, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट मींस दैट दिस वर्ब इज इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। लेकिन आप ऊपर वाली वर्ब पढ़ के देखो कि ऐसा लिख दो, आई फेल्ड मैनी ट्रीज। इसका मतलब क्या होगा? आई फेल्ड मैनी ट्रीज, मैंने बहुत सारे पेड़ों को गिराया। ठीक है, मैंने बहुत सारे पेड़ों को गिराया। समझ गया आप बात? तो आप एक बात देखो कि आई फेल्ड मैनी ट्रीज, अब इसका पैसिव बनाओ, मैनी ट्रीज वर फेल्ड बाय मी, हो गया, पैसिव बन गया इजीली। भाई ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? व्हाट और हुम का रिप्लाई। मैंने गिराया, क्या गिराया? बहुत सारे पेड़ों को। मिल गया आंसर अपने को। ठीक है, आगे चलो। तो इसका आंसर क्या होगा? FELLED फील्ड होगा, ना कि फॉलन होगा। फॉलन आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, चले आगे। उसके बाद चलो, आप गलती से फॉलन वो ये मतलब याद मत कर लेना कि इसका आंसर ऐसा वैसा कुछ होगा। ठीक है, हाँ याद करना है ना, तो आप एक अच्छे से एक बात याद करो। क्या बात याद करो? कि अच्छा एक वर्ब होती है फॉल और उसका मतलब होता है गिरना। ठीक है सर। एक वर्ब होती है फेल, उसका मतलब होता है गिराना। ठीक है सर। फॉल का मतलब होता है गिरना, मतलब अपने आप गिरना। अच्छा तो पेड़ तो अपने आप तो नहीं गिरेंगे, पेड़ अपने आप नहीं गिरेंगे, तो इसका मतलब फॉल तो नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा? FELLED फेल्ड। तो ये वर्ब मैंने आपको पढ़ाई, 7 नंबर भी आया था अपने में से, 8 नंबर भी आया। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा इसी को सेट कर लेता हूँ। ये 1 मिनट का टाइम देना बस। ठीक है चलो, ठीक है। तो इतना हो गया, यानी कि अब तक सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आया मेरे नोट्स में से। कौन सा? 3rd नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन आए। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर देखो अगला क्या लिखा है? आई सो ए मैन गो पास्ट, मैंने एक आदमी को पास से गुजरते हुए देखा। ठीक है सर। आई हैड नॉट लुक एट हिम, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है यार, ये हैड थोड़ी ना आएगा, हैड की जगह डिड आएगा। आई डिड नॉट लुक एट हिम, मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, है ना। मैंने देखो दोनों को साथ साथ ही हो रहे, मैंने एक आदमी को देखा बट मैंने उसकी तरफ ध्यान से नहीं देखा। आई डिड नॉट लुक। ठीक है, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं है इसमें। ये तो मतलब पास्ट टेंस आपको जब पढ़ाते हैं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डिड है, पास्ट में लिखना, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, चले आगे। उसके बाद देखो ये आंसर हो गया। चलो फिर देखो 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन का मैं आपको बताता हूं। ये मैं ना आपको देखो खूब पढ़ाता हूं। ये 10 नंबर क्वेश्चन ये हो गया, ये आपको बता ही दिया। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, ये सेंटेंस पढ़ के देखो, क्या वैसा नहीं है क्या? ये क्या लिखा है देखो, आई शैल टॉक टू हिम इफ ही मीट्स मी, आई शैल बाय द कार व्हेन द प्राइसेस कम डाउन, है ना। देखो इफ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इंप्रूव। ठीक है, ये सेंटेंस वैसे नहीं है क्या? बिल्कुल ऐसा जैसा पढ़ा रखा है, जैसा क्वेश्चन आया है, एग्जैक्ट वैसा ही सेंटेंस है। देखो आई शैल नॉट टॉक टू हिम इफ ही मीट्स मी, क्या पढ़ाते हैं इसमें कि इफ के साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, तो दूसरे वाले सेंटेंस में क्या आता है? विल या फिर शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 5th कंडीशन है इफ की, यही पढ़ाते हैं, वही पूछी गई थी। क्या ये आ गया? इफ और गोज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है सर, तो अगले वाले सेंटेंस में क्या आएगा? विल या फिर शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड नहीं आ सकता। वुड कब आता है? वुड आता है जब इधर लिखी हो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तब। वुड कब आता है? जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हो तब। तो वुड तो नहीं आएगा। ठीक है सर, तो आंसर क्या आएगा? शैल। शैल लिख दो। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर विल भी हो सकता है, विल हो सकता है, बट शैल और विल में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूं। शैल का मतलब क्या है? वो बात बहुत ही पोलाइट वे में बोल रहा है। वो बात कैसे बोल रहा है? पोलाइट वे में। देखो मैं आपको 2 सेंटेंस बोलता हूं, ठीक है, कि क्या आप मेरी मदद कर दोगे? क्या आप मेरी मदद करोगे? एक मैंने बोला कि क्या आपकी इच्छा है क्या मेरी मदद करने की? आप सोचो, अब मैं एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं ना, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं? शैल यू हेल्प मी। ठीक है, और एक आपसे बोल रहा हूं ना, विल यू हेल्प मी, इसका मतलब पता क्या है? विल यू हेल्प मी में मेरे में थोड़ी सी अकड़ है
कि मेरी मदद करना पसंद करोगे क्या, आपकी इच्छा है क्या मेरी मदद करने की। यार आप किसी को ऐसा बोलोगे कि आपकी इच्छा है क्या मेरी मदद करने की, कोई मदद करेगा, नहीं करेगा ना। तो ये थोड़ा सा इम्पोलाइट वे होता है बात को कहने का। शैल क्या होता है, थोड़ा सा पोलाइट वे होता है, तो ज्यादा बेटर आप शैल का यूज करो, बाकी विल भी लिखा है तो गलत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी है ना आया। तो देखो सबसे बड़ी कहानी पता है कहां थी भाई, इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ, पैसेज, इलेबोरेशन, लेटर, वो तो सब फॉर्मेट सभी लोग पढ़ाते हैं, वो तो सबका सेम सा ही होता है, सबका आना ही होता है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन का मैंने आपको प्रूफ दिया, एक एक क्वेश्चन का मैंने आपको प्रूफ दिया, है ना। देखो अगर नहीं आए होते मैं साफ बोलता कि नहीं आया मेरे, ये क्वेश्चन नहीं आया, ये नहीं आया, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का मैंने आपको प्रूफ देके दिखाया। सिर्फ एक क्वेश्चन था, सिर्फ एक क्वेश्चन, कौन सा, कि ये 3rd नंबर क्वेश्चन ही गॉट अप पढ़ा। इसमें भी मैं बहुत नजदीक पहुंच गया था, गॉट ऑफ भी लिखा था मैंने, गॉट अप भी लिखा था, सब कुछ लिखा था, बट ठीक है चलो, फिर भी मेरी जगह कोई और होता तो इसको आराम से क्लेम कर देता कि देखो मैंने पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन चलो मेरा नहीं आया, लेकिन 10 में से 9 क्वेश्चन आए हैं मेरे कंटेंट में से, है ना। और मैं आपको बताऊं बहुत लिमिटेड कंटेंट दिया था मैंने। YouTube के ऊपर भी 20 ही क्लासें हैं मेरी, बहुत ज्यादा क्लासें नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं रोज की क्लास डाले जा रहा हूं या रोज की आपको कुछ ना कुछ PDF PPT दिए जा रहा हूं कि भाई ये सॉल्व कर लो, ये घर पे कर लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लिमिटेड, बहुत रिलेवेंट कंटेंट है, बहुत छोटी छोटी चीजें, बट आप मानो वो उन सब में से क्वेश्चन आते हैं। क्यों आते हैं, कोई ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले बताया मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, मुझे कोई भविष्य का नहीं पता, कुछ नहीं। लेकिन वो आप खुद इंजीनियरिंग करो अपने दिमाग में कि अच्छा ये पिछली बार क्वेश्चन आया था ना, क्या माय आंट वाज वॉकिंग इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर, मैं उसी दिन समझ गया था कि अगली बार क्वेश्चन ये आएगा। ये तो आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस पास्ट सिंपल तो आ गया। अगली बार क्या आएगा, दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएंगे, मैं उसी दिन समझ गया था, ठीक है। जब सम और एनी के सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे ना, मुझे कहीं ना कहीं पता लग चुका था कि अगली बार क्वेश्चन ये जो नोट है ना इसी में से आएगा, और देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है। वो पता चल जाता है धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कि यार क्वेश्चन क्या बनेगा, कैसे बनेगा। वही सब मैं क्या करता हूँ, वही सब सारा दिन करता रहता हूँ, वही मेरे नोट्स में डाल देता हूँ, चीजों को छांट के काट के कचरा सारा हटा देता हूँ, सब साफ कर देता हूँ ना, फालतू की चीजें सब हटा के, बस उसमें से चीजें आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अगला वर्ड क्या है, परफंक्ट्री, ठीक है। अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, बस ये मैंने दिया था, मैं आपको बता देता हूँ। अब हर चीज का क्या प्रूफ देना, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, परफंक्ट्री, पढ़ाया था, समझाया था, सब कुछ किया था, बहुत इजी ऊपरी मन से किया गया काम, ऊपरी ऊपरी चीज, ठीक है। तो कंटेंट में से है। और आपको एक बात बताता हूँ, बात ये नहीं है कि मेरे वोकैब में से क्वेश्चन आया, बात पता है क्या है, मैंने ये देखो इसमें तो शायद होगा नहीं ना, मैंने 150 साइनो दिए थे, मात्र 150 साइनो, और 150 मैंने एंटो दिए थे, कितने, 150 एंटो। मैंने भर भर के कोई बहुत बड़ी लिस्ट, बहुत बड़ी चीजें नहीं दी थी, 150 150 बस इतना ही दिया था मैंने कंटेंट। अगर किसी बच्चे ने मेरा कोर्स ले रखा था, आपका कोई जानकार था, आप उससे पूछना, सिर्फ इतना ही दे रखा था, बाकी आपको टेलीग्राम पे इधर उधर कहीं मिल भी जाएगी PDF। 150 में से ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अगला देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, परफेक्टरी हो गया, सुपरफिशियल इसका आंसर होगा, दैट्स नॉट ए बिग डील टू टेल द आंसर ना, आंसर बताना कोई बड़ी चीज नहीं है, अभी सबको पता है। फिर देखो गैरुलस, गैरुलस यहाँ रखा, देखो गैरुलस मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये गैरुलस आर का, ये देखो 150 पे खत्म हो जाएगा मेरा सब कुछ, ठीक है। 150 पे सब खत्म। गैरुलस मतलब बकवादी, बहुत ज्यादा बोलने वाला, क्वाइट मतलब क्या, चुप रहने वाला, थोड़ा वैसे बताया था। तो देखो एक आपको और बताता हूँ, लैकोनिक भी मैंने पढ़ा रखा था, आपको दोनों के मीनिंग पता थे कि गैरुलस मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, लैकोनिक मतलब चुप रहने वाला। तो बहुत ज्यादा बोलने वाले का साइनो चुप रहना तो नहीं हो सकता, तो आंसर कौन बच गया, वोल्यूबल। वोल्यूबल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, ठीक है। आगे चलो, ऑब्सिक्यूज। ऑब्सिक्यूज ये जो आंसर है ना, ये मेरे नोट्स में से नहीं था, नहीं था, मैंने कहीं नहीं दिया था इसको, ठीक है। एक आध बार मैंने पढ़ाया जरूर होगा, क्योंकि ऐसे पढ़ा देते हैं चलते चलते भी, ओबीडियंट जैसा ही होता है, जो आपकी बात को बहुत ज्यादा मान ले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटो बताना है ना, तो अनयील्डिंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनयील्डिंग, ठीक है। तो आंसर तो होगा, बट ये मेरे नोट्स में से नहीं था। तो एक तो क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन मेरे नोट्स में से नहीं था, एक 13 नंबर क्वेश्चन मेरे नोट्स में से नहीं था अब तक, ठीक है। 2 क्वेश्चन नहीं है। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन का मैं आपको बताता हूं, ये मेरे मतलब ऑलमोस्ट सभी बच्चों को याद होगा, क्योंकि देखो ये जब मैं पढ़ाता हूं ना पार्सिमोनियस, तो मैं ये भी बताता हूं कि ये पारसी समाज के लोग कैसे होते हैं, बहुत लालची होते हैं, है ना, बहुत कंजूस होते हैं। पारसी लोग कैसे होते हैं, बहुत कंजूस होते हैं, लालची होते हैं। मैं किसी समाज के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस एज ए बच्चों को एक निमोनिक से याद करवाने की ट्रिक है कि पारसी लोग क्या होते हैं, थोड़े लालची होते हैं, कंजूस होते हैं, बस यहां से मैं उसको बताता हूं, बच्चों को तो याद हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, अच्छा एंटो बताना है तो जेनरस हो जाएगा इसका आंसर, है ना, पार्सिमोनियस जेनरस इसका आंसर हो गया, ठीक है। चले आगे, उसके बाद देखो फिर ये ले आउट और ले डाउन, क्या लिखा है, ले आउट और ले डाउन, ये आपको बताऊं क्या, ले आउट ले डाउन भी मैंने दिया था, ये देखो ये ले आउट भी लिखा है और ले डाउन भी लिखा है, दोनों लिखे, ले आउट और ले डाउन, ठीक है। तो आपको दोनों का अगर आंसर पता होगा तो आप इसको इजीली कर दोगे ना, ले डाउन, ठीक है। चले आगे, ठीक है। कुड कैन यू गेट राउंड, और क्या लिखा, गेट थ्रू। गेट थ्रू मैं खूब पढ़ाता हूं, गेट थ्रू का मतलब होता है सक्सेसफुल होना, और गेट राउंड के साथ एक फ्रेजल वर्ब और पढ़ाता हूं, ब्रिंग राउंड, ठीक है। ब्रिंग राउंड मैं ही आपको बताता हूं कि ये क्या, इसका मतलब क्या होता है, किसी की बातों में आ जाना, कन्विंस हो जाना, कॉक्स हो जाना, ठीक है। खूब पढ़ाता हूं ये ब्रिंग राउंड, ये देखो कहीं ना कहीं यहां भी मैंने डाल दी होगी, तो देखो ये ब्रिंग राउंड के साथ ही पढ़ाता हूं, देखो कहां लिखा है,
ब्रिंग राउंड लिखा है ना, टू मेक वन एग्री टू वंस ओपिनियन, मतलब खुद की बात से किसी दूसरे को सहमत कर लेना। मान लो मैं आपको कोई बात बोलूं और मैं आपको मेरी बात से सहमत कर लूं, वही क्या होता है, ब्रिंग अराउंड। ठीक है, उसके बाद देखो टू रेस्टोर टू कंसिस्टेंस, ये छोड़ो, अब मैं आपको बताता हूं, मैं पूरा समझाता हूं बच्चे को कि वास्तव में क्या होता है ना। देखो एक होती कम अराउंड, एक क्या होती कम अराउंड। कम मतलब क्या होता है, सोचो आप, कम मतलब होता क्या है, कम मतलब आना। एक होती है ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग अराउंड, राउंड कुछ भी लिख लो, ठीक है। एक होती है गेट अराउंड। देखो कम मतलब होता है आना, है ना, आई केम इन योर हाउस ना, तो मैं आया, मतलब मैं मर्जी से आया। तो कम अराउंड का मतलब होता है अपनी मर्जी से किसी की बातों में आ जाना। भाई मेरी मर्जी है और मैं इसकी बातें मानता हूं, भाई मेरी मर्जी है, सही कहे गलत कहे, मैं इसकी बात मानता हूं, मतलब मैं कम अराउंड, है ना, बातों में आ जाना। ठीक है सर। ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना। ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है किसी को अपनी बात में लाना, मतलब वो आपकी बात नहीं मानता है, बट आपने उसको ऐसा कन्विंस किया, ऐसी दो चार बातें कही, जो कुछ कहा आपने उसको खुद की बातों में ले लिया, वो तो क्या होता है, ब्रिंग अराउंड। देखो आप कभी नहीं बोलोगे कम मतलब खुद चल के आना, खुद क्या करना, किसी की बातों में आ जाना। ब्रिंग मतलब लाना, किसी को अपनी बातों में ले आना, मतलब ट्रिक से, चाल से, चिटिंग से किसी को अपनी बातों में ले आना। गेट मतलब क्या होता है, गेट मतलब पाना, लाना। तो गेट अराउंड का मतलब भी किसी को अपनी बातों में ले आना, कन्विंस कर लेना, उसको कोकॉक्स कर लेना, उसको ना कैजुअल कर लेना उसको। ठीक है, चलिए आगे। तो देखो ये गेट अराउंड भी मैंने पढ़ाया था, ब्रिंग अराउंड भी पढ़ाया था, कम अराउंड भी पढ़ाया था, सब कुछ पढ़ाया एज इट इज। ठीक है, किसी को अपनी बातों में ले लेना। और ये भी खूब पढ़ाया मैंने आपको, गेट थ्रू का मतलब सक्सेसफुल होना, कहीं ना कहीं लिखा होगा, अब पता नहीं मैंने अच्छा वो डाला है नहीं डाला, ये देखो ये गेट थ्रू। गेट थ्रू मतलब टू सक्सीड, खूब पढ़ाया था। तो गेट थ्रू भी पढ़ाया, तो कैन यू गेट थ्रू योर फादर, अच्छा फादर को तो सक्सीड तो कुछ होगा नहीं, तो बच क्या क्या, कैन यू गेट अराउंड योर फादर टू गिव यू मनी, क्या अपने आपको पैसे देने के लिए आप अपने पापा को अपनी बातों में ले सकते हो। ठीक है, आंसर क्या हो गया, गेट अराउंड हो गया। ठीक है, चलो आगे हो गया। यानी कि ये क्वेश्चन भी आया अपना। अभी तक कितने क्वेश्चन नहीं आए, दो नहीं आए, कौन से, 3 नंबर और 13 नंबर। ठीक है, चलते हैं आगे। 3 और 13 दो क्वेश्चन नहीं आए, बाकी 15 आया, 15 आया ले पढ़ाया था, 14 आया, 13 नहीं आया। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद देखो अब ये क्या लिखा है, देखो डेल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोर, है ना। इसका मतलब क्या होता है, डेल्यूजन मतलब होता है भ्रम, ग्रैंडियोर मतलब भव्यता का। किसी इंसान को क्या लगता है कि यार मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं ही भव्य हूं, मैं ही वही हूं, सब कुछ मैं ही हूं, है ना। उसका जो डेल्यूजन्स होते हैं, भ्रम होते हैं, भ्रम, वो जो भ्रम होते हैं ना, किसी को लगता है ना ऐसा, तो उसको क्या बोलते हैं, मेगलोमेनिया बोलते हैं ना, मेगलोमेनिया। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने नहीं पढ़ाया था, ना मैंने वन वर्ड की लिस्ट में दिया था, ना मैंने पढ़ाया था, ना कभी मैंने बच्चों से डिस्कस किया। ठीक है, नहीं किया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मेरा नहीं आया। यानी कि 13 नंबर नहीं आया, 3 नहीं आया, 17 नहीं आया, अब तक मेरे 3 क्वेश्चन नहीं आए, कोई बात नहीं, ये नहीं आया था मेरा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, और ये लेकिन चलो बहुत सिंपल था थोड़ा सा, मैग्लो मतलब क्या, थोड़ी महानता होती है तो आप इसको कर सकते थे, बट चलो नहीं किया, कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन नहीं आए अपने। अगला देखो 18th नंबर, वन हु क्लेम्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज अननोएबल, जिसको कोई जान नहीं सकता है। अच्छा, आइकोनोक्लास्ट और एग्नोस्टिक दोनों वर्ड पढ़ाए थे मैंने। ये देखो ये क्या लिखा है, आइकोनोक्लास्ट मूर्ति भंजक, वन हु अपोजेस एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन और बिलीफ, जो भी धर्म के जो इंस्टीट्यूशन है, जो बिलीफ है, उनके खिलाफ जो बात करता है वो कौन होता है, आइकोनोक्लास्ट होता है, पढ़ाया था। ठीक है, अगला देखो अगेयवादी जो विश्वास करता है कि कुछ जाना नहीं जा सकता है, वो क्या होता है, एग्नोस्टिक, ये भी पढ़ाया था। ठीक है, तो बस इकोनोक्लास्ट आपको पता ही है, जो बिलीफ इंस्टीट्यूशन का विरोध करता है ना, वो क्लेम्स अल्टीमेट रियलिटी इज अननोएबल, जिसको जाना नहीं जा सकता। अगेयवादी क्या हो गया, एग्नोस्टिक। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है सर, यानी कि 17 नंबर मैंने नहीं पढ़ाया था, तो 3 क्वेश्चन अभी तक नहीं आए, 3, 13 और 17। बाकी देखो 18th नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अब आगे चलते हैं 19th नंबर में, क्या बच गया, पॉपुलर और पॉपुलस। आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा। 87 नंबर पे कंफ्यूजिंग वर्ड में मैंने दिया था, और मैंने बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं दिए थे, शायद मेरे हिसाब से मैंने 215 कंफ्यूजिंग वर्ड ही बच्चों को दिए थे। 87 नंबर पे आप जाके देखना, आपको मिलेगा पॉपुलर और पॉपुलस। पॉपुलर का मतलब लोकप्रिय और पॉपुलस का मतलब घनी आबादी वाला। तो ठीक है, अगर आपको मीनिंग पता चल गया तो इट्स वेरी इजी टू गेट द आंसर। ठीक है, आंसर निकालना क्या है, दिस रेस्टोरेंट हाईली पॉपुलर बिकॉज ऑफ गुड फूड की वजह से कोई महान मतलब पॉपुलर हो सकता है ना, प्रसिद्ध। तो आंसर क्या होगा, पॉपुलर। पॉपुलस तो नहीं हो सकता, छोड़ो। इज लोकेटेड इन पॉपुलस एरिया ऑफ कलकत्ता, है ना, तो ये मतलब कलकत्ता की घनी आबादी वाले क्षेत्र में ये लोकेटेड है, और ये अपने खाने की वजह से बहुत फेमस है, पॉपुलर है, तो हो गया आंसर। ठीक है सर, आगे चलो। अब क्या है, काउंसिल और काउंसिल। अच्छा ठीक है, ये आपने ना एक वर्ड सुना होगा काउंसिल, है ना, इसका मतलब क्या होता है, परिषद। स्टेट काउंसिल, ये काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, ये सुना है आपने, खूब सुना होता है। ठीक है, और दूसरा कौन है, काउंसिल। काउंसिल आपने एक वर्ड सुना होगा, काउंसलर। काउंसलर होते हैं, काउंसलर, है ना,
कि मतलब आप कहीं कोचिंग में एडमिशन लेने जाते हो तो वहां आपको काउंसलर मिलता है जो आपको सलाह देता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बैच लेना चाहिए, व्हाट इज बेटर फॉर यू, कौन सा बैच आपके लिए सही है, कौन सा टाइमिंग आपके लिए सही है, क्या आपको सूट करता है क्या नहीं करता है। भाई लड़की है तो मतलब जो बैच शाम को लेट तक चलता है वो मत लो, आप सुबह का ले लो, ऐसा जो भी होता है जैसा भी है ना, तो वो काउंसलर होता है। काउंसलर मतलब आपको एडवाइस करने वाला, आपकी हेल्प करने वाला, तो वही वर्ड है काउंसल। काउंसल का मतलब क्या होता है, किसी मतलब एडवाइस करने वाला, हेल्प करने वाला, वही सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों का मीनिंग आपको पता चल गया। काउंसिल मतलब परिषद, ठीक, हालांकि मैंने दिया था, ऐसा आप मत सोचना कि मैंने दिया नहीं है। 203 नंबर पे जाना, दोनों मिलेंगे। काउंसिल मतलब सलाह, सलाहकार, और काउंसिल मतलब परिषद, दोनों दे रखे हैं मैंने। ठीक है, ठीक है सर। देखो 87 नंबर पे तो पॉपुलर मिल जाएगा और 203 नंबर पे आपको काउंसिल और काउंसिल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, काउंसिल फॉर द डिफेंस गेव, है ना, देने का काम कर रहा है तो परिषद तो नहीं है, एक सलाहकार ही होगा, तो सलाहकार को राइट कर दो कि द काउंसिल ना, एक मिनट, एक 1 सेकंड, द काउंसिल फॉर द डिफेंस गेव इज क्लाइंट। क्लाइंट है ना, तो क्लाइंट कौन होता है, क्लाइंट तो जो आपकी सेवाएं लेता है, तो सलाहकार। ठीक है, क्लाइंट सम वेरी गुड एडवाइस, अच्छी एडवाइस दी बिफोर मीटिंग। मीटिंग लिखा है तो क्या परिषद की मीटिंग, तो काउंसिल नहीं आएगा, काउंसिल मीटिंग, परिषद की मीटिंग से पहले आपको अच्छी सलाह एक काउंसलर ने दी। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए, देखो 19th नंबर आया, कहां से आया, ये लिखा हुआ 87 पे। 20th नंबर आया, कहां से आया, ये दिखा 203 में। कहां से मिलेंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड की लिस्ट दी थी मैंने एक छोटी सी, 215 220 इतने ही कंफ्यूजिंग, 215 ही दिए थे, उसके अंदर से सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हो गए, यानी कि अब देखो शुरू के 20 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन आए मेरे। कितने क्वेश्चन आए, 17। एक क्वेश्चन 3 नंबर नहीं आया, एक क्वेश्चन 13 नंबर नहीं आया, एक क्वेश्चन 17 नंबर नहीं आया। ठीक है यार, इससे ज्यादा और क्या मदद हो सकती है, इससे ज्यादा और क्या करवाया जा सकता है, आप मुझे बता दो भाई। 100% तो अब ये तो आप जानते हो ना कि नहीं आया जा सकता है, बट इतना 17 मतलब परसेंट का मतलब समझते हो, 17 क्वेश्चन का मतलब समझते हो क्या, 85% एक्यूरेसी है। 85% कंटेंट बिल्कुल टच कर रहा है, बिल्कुल मीट कर रहा है। 85% कट ऑफ नहीं जाती है यार इसकी, आप सोचो, नहीं जाती है ना, कितनी जाती है, मुश्किल से 35% जाती है। कहां तक पहुंच चुका, मतलब कहां तक जा चुका हूं, देखो कितनी। और ये बहुत सिंपल नहीं है, यहां तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है, मैं आपको बताऊं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। एक एक पेपर पे नजर रखनी होती है, एक एक क्वेश्चन पे नजर रखनी होती है, एक एक चीज का एनालिसिस करना होता है। आरपीसी के पुराने पेपर को आप क्या सोचते हो, एक बार देख लिया, अच्छा इसका आंसर ये, ऐसे नहीं सोचना पड़ता है कि यार अच्छा ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, अब इससे अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, इससे अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, तब पता चलता है कि अगली बार आरपीसी क्या पूछेगी, और बहुत मेहनत लगती है। एक सवाल को मैं आपको बताऊं, मैं जब ऑफिस जाता हूं, आता हूं, कभी कुछ करता हूं, मैं उसको दिमाग में डाल के रख लेता हूं, उस पर बहुत सोचता रहता हूं कि यार इस बार ये पूछा था, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इससे नेक्स्ट आरपीसी क्या पूछेगी, क्या पूछ सकती है, तब जाके ये इतना मैच होता है, आपको सच बताऊं। वरना आप देखो, सिर्फ मेरे नोट्स हैं और ये 20 वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, और इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया मैंने। कोई बुक नहीं निकाल रखी मार्केट में, कोई 200-300 पेज की बुक हो, फिर क्या, फिर तो क्लेम करना बहुत आसान है ना कि या तो वीडियो में आ गया, या नोट्स से आ गया, या पेड कोर्स था वहां से आ गया, क्लास के अंदर नोट्स दिए थे वहां से आ गया, बुक में से आ गया, वर्क बुक में से आ गया। यार इतना 2000 पेज का कंटेंट दोगे तो कहीं ना कहीं से तो आएगा। ठीक है, लेकिन बहुत लिमिटेड कंटेंट था। ठीक है, आप इन बातों को सबको समझो कि कितनी मेहनत है। फिर भी छोड़ो, चलो कंटेंट वेंटेंट सब, यार मैं इनके ऊपर बहुत काम करता हूँ, बहुत काम करता हूँ, बहुत ध्यान रखता हूँ कि कैसा क्वेश्चन कब कैसा बनेगा, आरपीसी क्या कैसे पूछेगी। ठीक है, बहुत उसके पास आसपास घूमता रहता हूँ, ध्यान रखता हूँ। आसपास मतलब आरपीसी के नहीं, क्वेश्चन के आसपास रहता हूं कि अब ये किस दिशा में जा सकती है, किस डायरेक्शन में जा सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता, थोड़ा बहुत ऐसे मतलब एहसास होता है कि यार अब हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो देखो मतलब बहुत अच्छा है, 70 नंबर बहुत होते हैं, आप खुद सोचो बहुत होते हैं। और एक एक क्वेश्चन का मैंने आपको प्रूफ दिया है, मैंने कोई आपसे हवा में ऐसा नहीं बोला कि भाई ये क्वेश्चन मेरे से आ गया, मेरे से आ गया, जितना मेरे से बना मैंने आपको एक एक चीज का प्रूफ दिया, सब कुछ बताया। हाँ 3 क्वेश्चन मेरे से नहीं आए, कोई बात नहीं, ठीक है, 17 नंबर आए। अब देखो, अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है ना, उनके अंदर क्लेम करना मतलब मेरे हिसाब से कोई सही चीज नहीं है। ठीक है, अब देखो 20 तक हम बता सकते हैं, क्योंकि देखो मोस्टली पढ़ाने का काम भी यही होता है, बच्चा पढ़ता भी है, ये तो फाउंडेशन है, ये तो बेस बन गया आपका। अब देखो लिखने का, आंसर लिखने का, इलेबोरेशन का, पैराग्राफ का काम तो चलता रहेगा, तो उसमें कोई क्लेम करना कोई बड़ी बात है नहीं, और उसमें क्लेम करना भी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से सही चीज नहीं। क्योंकि देखो अब ये पैसेज है, ये पैसेज कभी एज इट इज मैच नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। लेकिन आपने अगर मेरे से अच्छे से ग्रामर पढ़ी है तो आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप ऑटोमेटिकली इसको समझ पाओ, इसका एक अच्छा आंसर लिख पाओ। हालांकि मैंने इस बार बहुत प्रैक्टिस करवाई थी, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो डे 1 की डीपीपी है, ठीक है, हर दिन ऐसी 50 डीपीपीआं थी, हर दिन ऐसे पैसेज थे, देखो हर दिन ऐसे पैसेज थे। और सभी पैसेज आप ना एक बार मेरी डीपीपी को देखना, और आप इस पैसेज का लेवल देखना। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी डीपीपी से एग्जैक्ट मैच करता हुआ लेवल है इसका। ठीक है, सेम नहीं आया, कभी आता भी नहीं है पैसेज सेम, बट
मैं उसके लेवल के बहुत करीब था, एकदम एग्जैक्ट मेरा सेम लेवल था डीपीपी का जो यहाँ एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। आप ना एक बार मेरी 1 to 25 डीपीपी जो भी 50 डीपीपी करवाई थी, आप एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर बताने का भी कोई ज्यादा वो नहीं है। व्हाट डू यू वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री डिपेंड ऑन, है ना, इजीली ढूंढ के लिख दोगे कि कंट्री की वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी किस पर डिपेंड करती है, आंसर मिल भी जाएगा आपको। एक्सेस टू नॉलेज इज फार सरपास द एडवांटेज ऑफ एक्सेस टू, मिल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाउ डज द ऑथर गॉज, गॉज का मतलब समझते हो क्या होता है? गॉज, ये गॉज का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको बताऊं, जब 2014 में इलेक्शन हुए थे ना, तो मैं मतलब जेएनयू के अंदर था, तब मैं मतलब इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद में डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, द हिंदू, ठीक है। तो मैं उस दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें फ्रंट लाइन लिखी हुई थी क्या, कांग्रेस कुड नॉट गॉज द पब्लिक ओपिनियन, कांग्रेस कुड नॉट गॉज द पब्लिक ओपिनियन, यानी कि लोगों का क्या मन था, लोगों का क्या दृष्टिकोण था, कांग्रेस गॉस मतलब होता है अनुमान लगाना, कांग्रेस उसका अनुमान नहीं लगा पाई। कांग्रेस कुडंट गॉज द पब्लिक ओपिनियन, की कांग्रेस लोगों के ओपिनियन का, दृष्टिकोण का, उनका क्या मानस है इस बार, उसका अनुमान नहीं लगा पाई। तो गोस का मतलब यही होता है कि अनुमान लगाना। हाउ डज द ऑथर गोस द वाइब्रेंसी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन द यूएस, ठीक है। अगला क्या देखो, व्हाट डज द वर्ड लिवरेजिंग, लिवरेजिंग का मतलब होता है टू यूज करना किसी चीज को, ऐसा इसका मीनिंग होता है, कॉन्टेक्स्ट में आपको मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये तो होगा, और इसको कोई मैं क्लेम भी नहीं कर रहा कि भाई मैंने कुछ किया है, कुछ नहीं है। देखो आप ग्रामर पढ़ते हो, अच्छे से तैयारी करते हो, तो आप इतने कैपेबल हो जाते हो कि यार आपसे कोई कुछ भी पूछे, लिखवाए, पढ़वाए, तो आप उसको कर देते हो इजीली, ठीक है। थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ती है। बाकी अब देखो, अब इसकी बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन किसका है, ट्रांसलेशन का। यार ये मैं आपको बताऊं, मैं अगर मान लो कोई कोर्स ही चला दूं ट्रांसलेशन का स्पेशली, और उसके अंदर 100 वीडियो डाल दूं मैं आपको ट्रांसलेशन के, वो एक मतलब एक बहुत बड़ी यार क्या कहूं उसको ना, वो बहुत सही चीज नहीं है, वो बहुत खराब चीज है। वो आपको सिलेक्शन से दूर नहीं, कोसों दूर ले जाएगी। 100 वीडियो के ट्रांसलेशन के आपने देख लिया ना, आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए आप, ठीक है। यार एक मतलब दो वीडियो मेरे ट्रांसलेशन, कितने वीडियो है, 2 वीडियो यूट्यूब के बता रहा हूं आपको, ठीक है। सिर्फ कितने वीडियो है, 2 वीडियोस। आप उन 2 वीडियो को देखना, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है, ठीक है। अब आपको बताता हूं, यार वीडियो तो 2 ही देखने होते हैं जो मैंने दे रखे हैं, पूरा कंटेंट सफिशिएंट है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी होती है, वो एक अलग चीज है। पर मैं 100 वीडियो 90 वीडियो डाल दूं, यार ये सही चीज नहीं है, बिल्कुल सही चीज नहीं है। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है और इतना समय देने की इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है। हजारों चीजें और है जीवन में करने के लिए यार, सारी जिंदगी यही नहीं करना है हमें ना, कि इंग्लिश ही ये, आपको ये मत सोचो कि अब ये जिंदगी भर इंग्लिश ही पढ़नी है, नहीं, अपना काम का काम निकालना है, उसके बाद जाके नौकरी करनी है बढ़िया से कहीं, यार ये थोड़ी करते रहना। तो ये 100 वीडियो ये इतना आप मत सोचो, इतना मत पढ़ो, ठीक है। 2 वीडियो सफिशियंट है। और मैं आपको बता रहा हूं एक बात, उन 2 वीडियो के अंदर जितना कंटेंट है ना, आपको कहीं के 100 वीडियो में नहीं मिलेगा। आप कहीं के 100 वीडियो में उतना कंटेंट नहीं मिलेगा जितना उन 2 वीडियो के अंदर है। 100 वीडियो में एक ही बात को 1000 बार घुमा के कहा जाता है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा, ठीक है। तो ये ज्यादा इसमें मत पढ़ो, वो 2 वीडियो देखो, बहुत सफिशिएंट है। अब देखो आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या लिखा है। और आपको एक बात बताऊं, ट्रांसलेशन के अंदर मैं देखता था कि बहुत सारे लोग ना ऐसे 2-2 3-3 लाइनें भर भर के ट्रांसलेशन देते थे बच्चों को, कि ऐसा सेंटेंस लिखा है, ये इसका करके दिखा, इसका, है ना, ऐसे। ऐसा नहीं होता है यार, इतना भी बड़ा नहीं होता है बच्चे को, यार और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। तो ऐसा मैंने देखो, मैंने कहीं भी बच्चे को कहीं भी उसको ऐसा नहीं फील करने दिया कि यार ये बहुत मुश्किल है, ये ऐसा वैसा नहीं। सबसे बड़ा खेल मोटिवेशन का होता है। थोड़ा सा मोटिवेशन आप में आ गया, आप में थोड़ी सी हिम्मत आ गई, आप खेल जाओगे, आप कर जाओगे, ठीक है। तो मैंने सभी जो भी मैंने प्रैक्टिस करवाई ना बच्चों को, बहुत अच्छे और बहुत लेवल के और बहुत सही सेंटेंस रखे। और मैं आपको बताऊं, ये मेरे वर्ड मैच किए, एग्जैक्ट वर्ड मैच किए सब, ठीक है। आपको दिखाता हूं, देखो ये देखो, मैं ऐसे ही सेंटेंस देता था एग्जैक्टली जैसा आरपीसी कहीं ना कहीं पूछती है और सही होता है। देखो ये 21 नंबर डीपीपी का सेंटेंस है, कौन सा, राजनीतिक अस्थिरता देश की प्रगति के लिए अपरिहार्य होती है। 21 नंबर डीपीपी मैंने सेंटेंस दिया था, और मेरे सभी सेंटेंस में ऐसे ही डालता था, छोटे ही देता था, बहुत बड़े नहीं देता था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सेंटेंस देने से कोई फायदा नहीं होगा, बच्चा डिमोटिवेट होगा, उससे कोई फायदा नहीं अपना, ठीक है। और आरपीसी भी मोस्टली इतना बड़ा पूछती नहीं है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, अपरिहार्य, यही वर्ड लिखा है। और इसका आंसर क्या है, इनडिस्पेंसिबल। ये मैंने खूब समझाया था बच्चों को उस दिन। इसका आंसर क्या है, इनडिस्पेंसिबल। मैंने बताया था इसका मतलब होता है अपरिहार्य। मैंने ये भी बताया था कि वर्ड मैंने कहां पढ़ा था। मैं आपको बताता हूं, नीतू सिंह मैडम है, केडी कैंपस, उनकी जो कोचिंग है, केडी कैंपस की जो बुक आती है इंग्लिश की, उसके पीछे पीछे जो लास्ट कवर पेज होता है ना, उसके पीछे लिखा हुआ था, दिस बुक इज इंडिस्पेंसिबल फॉर एसएससी एग्जाम। मतलब ये किताब एसएससी के एग्जाम के लिए अपरिहार्य है, यानी कि बहुत जरूरी है।
मतलब मैडम की ऐसी टैगलाइन होगी अपनी किताब के लिए, कुछ भी होगा, पर मैंने वो उस दिन वहां वर्ड पढ़ा था, मैंने उसका मीनिंग देखा, मुझे पता चला कि अच्छा इंडिस्पेंसिबल का मैडम का कहने का मतलब है कि ये किताब एसएससी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ना। तो वहां से मैंने वर्ड सीखा था, और यही सेम स्टोरी मैंने जिस दिन क्लास में बच्चों को पढ़ाया था, मैंने सेम स्टोरी बताई थी कि भाई ये वर्ड मैंने वहां से पढ़ा था। तो आप सोचो, क्या एक बार आप मेरे से स्टोरी सुन लो, ये जान लो, और उसके बाद 5 बार खुद अपने हाथ से इस वर्ड को लिख लो, थोड़ा सा इसको अपने मन में गुनगुना लो, आप भूल सकते हो क्या? जिंदगी में नहीं भूलोगे। आपको हमेशा हर कीमत पे याद रहेगा कि अपरिहार्य का मतलब होता है इंडिस्पेंसेबल। क्या मतलब होता है? इंडिस्पेंसेबल। अपरिहार्य का मतलब क्या होता है? इंडिस्पेंसेबल। ठीक है, एक बार अपने हाथ से लिख और लो, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। हो सकता है आप इसकी स्पेलिंग भूल जाओ, बट वर्ड नहीं भूलोगे। इसका मतलब क्या होता है? इंडिस्पेंसेबल। इसका मतलब क्या होता है? अपरिहार्य। बस यही तो आपसे पूछा था कि प्रौद्योगिकी उन्नति और आर्थिक विकास के बीच सहजीवी संबंध अपरिहार्य हैं। कुछ नहीं है। प्रौद्योगिकी क्रांति क्या होती है? टेक्नोलॉजिकल उन्नति को क्या बोल दो? एडवांसमेंट बोल दो, एडवांसमेंट्स। प्रोग्रेस बोल दो, डेवलपमेंट बोल दो, जो आपका मन करे वो बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड और के लिए क्या लिख दो? एंड। ठीक है, और मैंने आपको एक बात बताई थी, जिसका इंग्लिश आपको आ जाए उसको काटते जाओ, काटते जाओ। एंड। आर्थिक विकास क्या बोल दो? इकोनॉमिक। मैं सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूं आपको, ये मत सोचो कि मैं यहां आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं कि आप मिला लेना। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि करना कैसे है। एक बार ये सीख गए ना इसको करना कैसे है, कुछ भी सेंटेंस लिखे ना वो आप कर दोगे, है ना। सॉल्यूशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं। चैट जीपीटी में डालो इसको, अभी इसकी हिंदी को अभी दिखा देगा वो कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। गूगल पे डालो अभी दिखा देगा, गूगल ट्रांसलेट में डालो अभी दिखा देगा। बात वो नहीं है, बात ये कि इसको करना कैसे। देखो आप ये 5 सेंटेंस देख लो, आप ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से सीख जाओगे, अभी सीख जाओगे। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कुछ भी लिख दो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, के बीच के लिए क्या होता है? बिटवीन। अब देखो बच कौन गया? सहजीवी संबंध अपरिहार्य है। सहजीवी संबंध मुझे पता है कि आपको नहीं आता, किसकी इंग्लिश क्या होती है, छोड़ो उसको। संबंध क्या आती है? रिलेशनशिप आती है। अपरिहार्य क्या आती है? आती है सर, किसको आती है? इंडिस्पेंसिबल होती है। ठीक है सर, पर सर मुझे तो फिर भी नहीं आती थी, है ना। कोई बात नहीं, नहीं आती थी, उसका सोल्यूशन आपको मैं बताऊंगा। अब देखो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे। सहजीवी की इंग्लिश हमें नहीं आती, अपरिहार्य की हमें आती है। क्या होती है? इंडिस्पेंसिबल। नहीं आती है कोई बात नहीं। अपरिहार्य का मीनिंग आपको हिंदी में आता है क्या? मुझे बताओ। हिंदी में आपको, अगर आपको इसका मीनिंग हिंदी में भी आता है ना, तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर मुझे तो हिंदी में भी नहीं पता अपरिहार्य का मीनिंग क्या होता है, तो बड़ी प्रॉब्लम है। देखो अपरिहार्य का मीनिंग होता है बहुत जरूरी। ठीक है, आपको इंडिस्पेंसिबल वर्ड नहीं आता, लेकिन आपको इसेंशियल वर्ड आता है ना। अगर आपको हिंदी में अपरिहार्य का मीनिंग पता होगा तो आप इसेंशियल लिख दोगे। इसेंशियल मतलब क्या होता है? बहुत जरूरी। बस खत्म हो गई बात, चलो आगे और क्या करना है अपने को, तो लिख दो। देखो अब देखो, हमें सहजीवी का नहीं पता, कोई बात नहीं, लिखना स्टार्ट करो। मैंने आपको बताया था सहजीवी का नहीं पता ना, उसकी जगह छोड़ दो, छोड़ दो। संबंध का लिखो, रिलेशनशिप। रिलेशन इज इसेंशियल या फिर इनडिस्पेंसिबल। अगर इनडिस्पेंसिबल वर्ड आता है तो बिल्कुल लिखो, नहीं आता है तो भाई इसेंशियल लिखो, उसकी जगह और क्या कर सकते हो। बिटवीन के बीच, है ना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हो गया काम खत्म। ठीक है सर, बच कौन गया? इतना आपने लिख दिया ना पूरा, ठीक है सर, फुल स्टॉप लगा दिया। बच कौन गया कि सर मुझे सहजीवी का नहीं पता। कोई बात नहीं, आपने जगह छोड़ रखी है ना, ठीक है, बहुत है, बाकी पूरा लिख दिया। लेकिन अगर आप इस सहजीवी वर्ड से घबरा जाते और ये कुछ भी ना लिखते तो आपको मिलते 0 नंबर। लेकिन अगर आपने इसकी जगह भी छोड़ रखी है, बाकी पूरा लिखा है ना, आपको मिलेगा 1 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे? कम से कम 1 से 1.5 नंबर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, आपकी वर्ब बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। सिर्फ आपको एक वर्ड नहीं आता था, इसके लिए कितने नंबर कटेंगे? आधा नंबर कटेगा, और आपको कितने नंबर मिलेंगे? 1.5। लेकिन यहीं अगर आप घबरा जाते, आपको सहजीवी का मतलब नहीं पता और आपने सेंटेंस को छोड़ दिया, कितने नंबर गए? 2। मैं यही सिखाता हूं कि जैसा भी क्वेश्चन आए ना, उसे भिड़ो, उससे लड़ो। नहीं आता है उसको छोड़ दो, उसकी जगह छोड़ दो, ऐसे करके दिमाग में आएगा। ठीक है सर, नहीं आया, नहीं आता सर सहजीवी का बिल्कुल नहीं आता, कोई बात नहीं, बहुत चीजें आती है आपको, है ना। जो नहीं आता उस पर मत फोकस करो। कभी कभी इंसान को ना बहुत कुछ आता है, लेकिन कई बार बहुत कुछ आते हुए बहुत छोटी चीजें नहीं आती है। ठीक है, म्यूचुअल लिख दो यार। क्या लिख दो? म्यूचुअल लिख दो, म्यूचुअल लिख दो, बहुत सिंपल वर्ड है, आपको आता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप, परस्पर सहयोग हो गया ना एक दूसरे का। कोऑपरेटिव लिख दो, इंटरडिपेंडेंट लिख दो, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, तो सहजीवी हो गए, है ना। कुछ भी लिख दो, ऐसा वर्ड भी लिख देते हैं ना, सेंटेंस अपने आप में पूरा हो जाता। और मैं आपको पक्का कह रहा हूं, आपको 1.5 नंबर मिलते। ठीक है, वैसे इसका वर्ड होता है सिम्बायोटिक। क्या वर्ड होता है? सिम्बायोटिक।
ठीक है। अब देखो ये सिम्बायोटिक मुझे आता था, मैं आपको बताऊं क्यों आता था, क्योंकि आप ना 7th 8th की बायो की बुक पढ़ना, उसमें ना पेड़ पौधों के बारे में बताते हैं कि तो बहुत सारे पेड़ पौधे क्या करते हैं, उनका जीवन एक दूसरे पे निर्भर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। भाई इस पेड़ का भोजन के लिए इस पे निर्भर है, इसका श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए इस पे निर्भर है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत वहां से पढ़ा था, तो मुझे आता था सहजीवी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक। बहुत अच्छी बात है, सिम्बायोटिक आपको आता है, लिखो, नहीं आता है कोई बात नहीं, म्यूचुअल लिखो, म्यूचुअल भी नहीं आता है कोई बात नहीं, एक वर्ड की जगह छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेढ़ नंबर फिर भी मिलेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, है ना। बिल्कुल छोड़ के आओगे सब कुछ, 0 नंबर मिलेंगे। 0 1.5 बहुत बड़ा नंबर होता है यार, 1.5 नंबर मिल रहा है, बहुत बड़ी चीज है। 5 क्वेश्चन है, 1.5 नंबर करते, 7.5 नंबर निकाल के ले गए, आप सोच नहीं सकते आपने क्या कर लिया, ठीक है। बता दिया आपको, इसी तरीके से करना था। अगला क्या, विपत्ति के समय में, बहुत सिंपल है, मतलब विपत्ति, विपत्ति मतलब क्या, कुछ भी मान लो प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल है, ठीक है, हार्डशिप है, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो लिख दो। समय में डूरिंग लिख दो, डूरिंग लिख दो, या टाइम्स ऑफ हार्डशिप लिख दो, टाइम ऑफ एडवर्सिटी लिख दो, कुछ भी लिख दो जो आपको अच्छा लगे, टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी लिख दो। एडवर्सिटी मतलब भी क्या होता है, बुरी स्थिति, मतलब विपरीत है परिस्थिति, आपका एडवर्सिटी लिख दो। तो बस उदार भावना रखने वाले, उदार भावना क्या, जेनरोसिटी, जेनरस एटीट्यूड, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दो। सच्चे नेतृत्व, ट्रू लीडरशिप का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, है ना, प्रस्तुत करना, प्रेजेंट्स एन ट्रू एग्जांपल, प्रेजेंट्स एन एग्जांपल ऑफ ट्रू लीडरशिप, है ना, नेतृत्व है ना, ट्रू लीडरशिप, बस खत्म हो गया। और क्या क्या करना है आपको, ठीक है, इसका पूरा आपको करके दिखा देता हूं क्या होगा। विपत्ति के समय में उदार भावना रखना, पहले इसका बनाएंगे, विपत्ति के समय में उदार भावना रखना, ठीक है, तोड़ेंगे, मैंने आपको ये सिखा रखा है, तोड़ तोड़ के बनाना, ठीक है। उदार भावना रखना, टू हैव जेनरस एटीट्यूड ड्यूरिंग, लिख दो, ड्यूरिंग एडवर्सिटी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको सच कह रहा हूं, ये ट्रांसलेशन ना मैं इससे पहले नहीं देखे हूं, ये आपके सामने जो है, मतलब प्रैक्टिस अभी कर रहा हूँ, लिखने का काम अभी कर रहा हूँ, पहले से देखे जरूर थे कि क्या क्या पूछा ऐसे, बट मैंने लिखा नहीं था एक भी बार, ठीक है। क्यों मैं ऐसा क्यों नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मैं कहीं सर्च नहीं करता हूँ इसको, क्यों, क्योंकि अगर सर्च कर लिया ना तो मेरी खुद की ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी, और एक बार अगर वो खत्म होनी शुरू हो गई ना, वापस इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं यही करता हूँ, तो क्या लिख दो, ड्यूरिंग लिख दो, टाइम्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी लिख दो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दो, ड्यूरिंग एडवर्सिटी लिख दो, वो एक ही बात है, ठीक है। तो सच्चे नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करता है ना, टू हैव generous attitude during adversity, to have generous attitude at the times of adversity, कुछ भी आपको अच्छा लगे वो लिख दो, ठीक है। presents an example of true leadership, हो गया खत्म, presents an example of true leadership, सच्चा नेतृत्व खत्म। चलो आगे उसके बाद चलते, प्रकट रूप से क्योंकि देखो ये ना, ये बनाना कोई मुश्किल काम है नहीं, वैसे मैं आपको बता दूं, भाई नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कोई वर्ड इससे ज्यादा और क्या फर्क पड़ जाएगा। प्रकट रूप से अजय बाधाओं के बावजूद, अब देखो के बावजूद मैंने आपको बहुत बार पढ़ा है क्या, डेस्पाइट, और क्या पढ़ा है, इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डेस्पाइट अकेला होता है, तो लिख दो डेस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ लिख दो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दो, डेस्पाइट काटो के बावजूद, हो गया। प्रकट रूप से अजय बाधाओं, प्रकट देखो डेस्पाइट, अब बच क्या गया, प्रकट रूप, नहीं आ रहा ना आपको प्रकट रूप, कोई बात नहीं, देखो वैसे इसका आंसर होता है अपेरेंटली, है ना, अपेरेंटली, कोई बात नहीं, आपको नहीं आता आप लिख दो ना क्लियर, क्लियर भी तो क्या होता है, साफ साफ दिख रहा है, प्रकट है बस। वैसे इसका आंसर होगा अपेरेंटली, अपेरेंटली का मतलब होता है क्लियर रूप से दिखना, ठीक है। डेस्पाइट क्लियर, अजय को क्या लिखोगे, अजय मतलब जिसको जीता ना जा सके, इनविंसिबल, इनविंसिबल मूवी भी है, इनविंसिबल, बाधाओं ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स, डेस्पाइट क्लियर इनविंसिबल ऑब्स्टेकल्स, है ना, कि जो साफ साफ दिख रही है अजय बाधाओं के बावजूद, डेस्पाइट क्लियर इनविंसिबल ऑब्स्टेकल्स, ठीक है सर। चलो आगे, आगे क्या लिखा है, टीम, तो लिख दो टीम, खत्म, ठीक है सर। अब देखो टेंस कौन सा है, की, मैंने आपको बताया टेंस क्या लिखा है, की होता है, तो टेंस कौन सा होता है, मैंने आपको बता रखा है, जब लास्ट में ई आ ऐसा ए ऐसा हो तो टेंस कौन सा होता है, पास्ट सिंपल, ठीक है सर। और अगर इसके बाद है लिखा होता तो टेंस कौन सा होता, प्रेजेंट परफेक्ट, बता रखा आपको। अगर है नहीं लिखा है तो पास्ट सिंपल है, और है तो है का मतलब ही क्या होता है, प्रेजेंट है, तो है लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है सर। ये कौन सा पास्ट सिंपल है, तो लिख दिया टीम। जीत प्राप्त की, जीत प्राप्त करने को क्या बोलते हैं, अचीव्ड, अचीव्ड। फिर क्या, एक क्रांतिकारी, टीम की अथक भावना ने, अच्छा टीम की अथक भावना नहीं लिखा है ना, कोई बात नहीं, इसको लिख देंगे अथक भावना को, टीम्स, अथक को क्या बोलते हैं, टीम्स अनटायरिंग
हाँ, या फिर जो भी रिलेंटलेस टीम्स, रिलेंटलेस, अनटायरिंग, जो आपको अनटायरिंग होता है, जो अच्छा लगे वो लिख दो। रिलेंटलेस टीम्स, अनटायरिंग एफर्ट्स, अचीव्ड, अचीव जीत प्राप्त की, अथक भावना का बना दिया, एक क्रांतिकारी, है ना। ए रिवोल्यूशनरी, और जीत को क्या बोल दोगे? ट्रिम्फ, ट्रम्प का नाम चल रहा है ना, तो ट्रिम्फ है ना। रिवोल्यूशन, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे, विक्ट्री लिख दो, एक ही बात है, ट्रिम्फ लिख दो, विक्ट्री लिख दो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दो, खत्म बात, ठीक है। चलें आगे। देखो ये सब, अब देखो प्रकट रूप से वो अपेरेंटली उसका मीनिंग होता है, बट नहीं आया कोई बात नहीं, क्लियर लिखो ना, क्लियर तो आपको आता है ना। लेकिन पता है दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत होती है कि आपको हिंदी भी नहीं आती है। जब हिंदी भी नहीं आएगी तो आप एक बात बताओ ना, तो दिक्कत होनी ही होनी है भाई। हिंदी भी नहीं आएगी तो हमें प्रॉब्लम होनी ही होनी है, ठीक है। सॉरी आप लोगों को बहुत बहुत कि मैंने आपको बहुत टाइम लिया है, बट आप मेरी बात मानो, समय लग रहा है ना, लगने दो। ये जो आप समय दे रहे हो ना, ये आपके जीवन का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आपके जीवन का क्या है? बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, मेरी बात याद रखना, ठीक है। थोड़ा लग रहा है, लगने दो यार, मेरा भी तो लग रहा है ना, मैं दे रहा हूं ना, आप सुनते रहो बस, है ना, आपको फायदा बहुत होगा। उसके बाद देखो कम भाई, आप सीख जाओगे बहुत सारी चीजें कि भाई देखो, आता है ना सब कुछ तो करना बहुत आसान है, नहीं आए फंस गए तो क्या करना है? असली असली खेल वही है। तो अगला देखो, प्रयोग का, अब मैं यार क्या करके दिखाऊं आपको, प्रयोग का सूक्ष्म दस्तावेजीकरण, है ना, शोधकर्ताओं की परिकल्पना को विश्वसनीयता प्रदान करता है। अब मैं आपको बताऊं, प्रयोग आप कर दोगे, एक्सपेरिमेंट, है ना, ये भी कर दोगे। अब आप पता है कहां फंसोगे? सूक्ष्म में। यार सूक्ष्म दस्तावेजीकरण क्या हो? दस्तावेजीकरण आप कर दोगे, डॉक्यूमेंटेशन। सूक्ष्म में ना आपको नहीं आए ना, तो इसका मतलब सोचो क्या है? दस्तावेजीकरण है बहुत डिटेल में, तो इसको डिटेल्ड लिख दो ना यार, डिटेल्ड। और सूक्ष्म का मतलब बहुत ध्यान से, केयरफुल लिख दो, केयरफुली उसने डॉक्यूमेंटेशन किया, बहुत ध्यान से, बहुत सूक्ष्म तरीके से। और एक वर्ड मैंने आपको हमेशा पढ़ा है, मेटिकुलस, बहुत अच्छा वर्ड है मेटिकुलस, मुझे बहुत अच्छा लगता है वर्ड। इसका याद करने की ट्रिक भी बता रखी है, क्या? मिट्टी का कलश, मतलब मिट्टी का कलश होता है तो क्या रखना पड़ता है? बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सूक्ष्मता से उसे पकड़ना पड़ता है। तो मेटिकुलस वर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से, एक एक बारीक चीज का ध्यान रखते हुए। और याद कैसे रखोगे? मिट्टी कलश, मिट्टी का कलश, ठीक है। अब कलश, मिट्टी, दो वर्ड आए तो मुझे एक वर्ड होता है पैट्रिकोर। पैट्रिकोर, पैट्रिकोर वर्ड का मीनिंग समझते हो क्या होता है? पैट्रिकोर वर्ड का मीनिंग होता है, जैसे अब ये मिट्टी आ गया ना तो मुझे याद आ गया, थोड़ी सी मिट्टी की खुशबू होती है। पैट्रिकोर का मतलब होता है मिट्टी की खुशबू, इसलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ, मेरा मन कर रहा है बताने का कि ये मिट्टी लिखा तो याद आ गया, मिट्टी की खुशबू। बारिश होती है ना, अभी देखो बारिश का मौसम है, हाँ बारिश का मौसम है बाहर बहुत, तो ये सब चीजें रिलेट कर गई, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। बारिश के मौसम में बारिश होने के बाद जो मिट्टी की खुशबू आती है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैट्रिकोर, उसको क्या बोलते हैं? पैट्रिकोर, ठीक है। तो ऐसे ही अपनी वोकैब, अपनी उसमें डिक्शनरी में, दिमाग की जो आपकी डिक्शनरी है उसमें याद रखो इस वर्ड को, क्या बोलते हैं? पैट्रिकोर बोलते हैं। किसको? मिट्टी की खुशबू को। और कौन सी मिट्टी की खुशबू? जब बारिश होने के बाद जो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती है ना, उसको क्या बोलते हैं? पैट्रिकोर बोलते हैं। तो ठीक है, मुझे पता चल गया कि आप कहां फंसोगे, आप फंसोगे सूक्ष्म में। बट बेटा फंसने वाली चीज नहीं है, आप पता है आपने अपने दिमाग को लिमिट कर रखा है, इसलिए फंसते हो आप। सूक्ष्म लिखा है ना तो केयरफुली लिख दो, डिटेल्ड लिख दो, ठीक है, मेटिकुलस लिख दो, जो आपका मन करे वो लिख दो। शोधकर्ताओं में आप नहीं फंसोगे, शोधकर्ताओं के लिए बहुत सिंपल सा वर्ड होता है, रिसर्चर्स, बस। परिकल्पना में आप नहीं फंसोगे, परिकल्पना में नहीं फंसोगे, बताऊं क्यों? देखो मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं फंसोगे। ये देखो इनडायरेक्टली ना मैं लगभग सब चीजें कवर कर लेता हूं, ठीक है। देखो आपको बताता हूं, परिकल्पना में अगर लिखा हुआ तो, अच्छा वो आपको मैं आपको बता रहा था ना, वो रिवर ओवरफ्लो एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा था ना कि रिवर ओवरफ्लो का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, वो देखो मैंने लिख भी रखा है यहाँ, वो मैं आपको बताना भूल गया, रिवर ओवरफ्लो, है ना। 3 रिवर पढ़ाई थी बस, ठीक है। उसके बाद देखो ये कहाँ चले गए, अरे यार वो इफ की 4 कंडीशन थी ना, उसी में देखो ये लिखा है, देखो काल्पनिक, क्या लिखा है? काल्पनिक, है ना, कल्पना। अब पता है यहां मैंने उस दिन शायद लिखा ना लिखा मुझे याद नहीं, क्या पता आगे लिखा भी होगा। मैं यहां ऐसा बोलता हूं कि काल्पनिक मतलब होता है हाइपोथेटिकल। ये सभी सिचुएशन कैसे होती है? हाइपोथेटिकल। अगर मैं राजा होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता। सब क्या होती है? कल्पनाएं होती है, परिकल्पनाएं होती है, मैं बोलता हूं उस समय, ठीक है। तो देखो ये वहीं से निकल के आया वर्ड है परिकल्पना। इसका मतलब क्या लिख देते? हाइपोथेसिस, हाइपो परिकल्पना। विश्वसनीयता आपको पता ही, क्रेडिबिलिटी होता है, तो आप बना दोगे, कोई बड़ी बात नहीं, कोई समय खराब करने की अपने को ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। आगे देखो, और फर्स्ट ही वीडियो है मेरे चैनल का, इसके लिए तो इतना लंबा ठीक नहीं। विविध, डाइवर्स, सांस्कृतिक कल्चरल प्रभावों, इन्फ्लुएंस के संगम। अच्छा संगम का आपको नहीं आएगा, आप सोचोगे कि संगम क्या। अब मैं आपको बताता हूं, संगम का एग्जैक्ट वर्ड होता है कॉन्फ्लुएंस,
लेकिन मुझे पता है एक आम बच्चे को नहीं पता होता है कि संगम का वर्ड कॉन्फ्लुएंस होगा, छोड़ो इसको। ब्लेंड पता है ना, ब्लेंड, ब्लेंडर होता है, ब्लेंड में क्या करते थे, सभी चीजों को मिला देते ना, तो ब्लेंड लिखो ना, ब्लेंड ऑफ, है ना, डाइवर्स कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। प्रभाव का तो आपको पता है इन्फ्लुएंस होता है, संगम का नहीं पता, तो इसको क्या लिख दो, ब्लेंड लिख दो, खत्म हो गई बात। ने इस क्षेत्र को परंपराओं का वास्तविक मिश्रण, वास्तविक मिश्रण का आपको नहीं पता है, मिश्रण स्थल मतलब लिख दो ना मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट, बस खत्म। और कुछ भी नहीं था इसमें यार, कुछ भी नहीं था। देखो प्रदान करता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का ध्यान रखना था, जीत प्राप्त की टेंस कौन सा था, पास्ट सिंपल था, ध्यान उसका रखना था। प्रस्तुत करता है प्रेजेंट सिंपल था, स्थल बना दिया है टेंस कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट था। ये सब मैं क्लास में सिखाता हूं, आप देखना। और आप एक काम करना, क्लास को भी छोड़ो, आप तो सिर्फ ट्रांसलेशन का वीडियो देखना, उसमें सब कुछ बता रखा है, यूट्यूब पे पढ़े 2 वीडियो, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो इन सब में कोई क्लेम करने का कोई मतलब नहीं है, ये सब जगह से आते हैं, खूब मैंने भी प्रैक्टिस करवाई थी, बच्चों ने खूब लिखे थे, मैंने खूब सिखाया था कि टाइटल कैसा लिखना होता है, प्रेसी कैसे लिखनी होती है, क्या करना, तो वो तो सब ठीक है, चलो चलता रहता है ना, एज इट इज कभी आती भी नहीं है। उसके बाद देखो ये अब बात करते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ में मैंने बच्चों को पहले ही बोला था कि आप कुछ भी रट के ज्यादा मत जाना, ठीक है। एक मतलब डिजिटल इंडिया मैंने अभी लास्ट टेस्ट सीरीज था ना हमारा, जो लास्ट टेस्ट था उसमें जरूर दिया था, क्योंकि एपीओ के अंदर आरपीसी ने डिजिटल इंडिया पूछा था, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि डिजिटलाइजेशन, डिजिटल से कुछ ना कुछ पूछेंगे, तो वो थोड़ा बहुत आ भी गया, तो ठीक है चलो उसको तो छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलो, उसके बाद चलते हैं इलेबोरेशन में। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने इलेबोरेशन में 17 टाइप पढ़ाए थे बच्चों को। कितने टाइप पढ़ाए थे, 17 टाइप। ये यूट्यूब पे नहीं है एक्चुअली, पेड कोर्स में था, ठीक है। 17 टाइप पढ़ाए थे। मैं आज भी आपको गारंटी से कह रहा हूं, आप चाहे आज का आरएस का मेंस दे लो, चाहे 10 साल बाद आरएस का मेंस दे लेना, इस 17 टाइप से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और मैंने बच्चों को एक भी इलेबोरेशन रटने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था आपको एक भी इलेबोरेशन नहीं रटनी है, क्योंकि इनमें से एज इट इज इलेबोरेशन वहां नहीं मिलेगी। मैंने टाइप पढ़ाए थे 17, और 17 टाइप मैंने कहा था आप याद कर लो, 17 की 10-10 लाइनें अगर आप याद कर सको तो कर लो। उसके बाद कैसी भी इलेबोरेशन आए जिंदगी में आप आराम से लिख दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये मतलब एक मैंने मेरी तरफ से सब कुछ किया था, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। मतलब जो मार्केट में चल रहा है, जो ट्रेडिशनल वे, ये 10, 45, 50 की लिस्ट दे दी, याद कर लो, कल वाले या इस संडे वाले टेस्ट में ये आएंगी, कुछ नहीं करना। मैंने 17 टाइप ही बताए थे बस। और आज भी आपको कह रहा हूं, आप आज दे लो, 10 साल बाद दे लेना, इस 17 टाइप से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं जाएगा, ठीक है। बस चलो उसके बाद चलो, उसके बाद लेटर। हाँ इस बार मैंने रिपोर्ट भी पढ़ाई थी, कुछ बच्चों ने बोला सर रिपोर्ट भी पढ़ा दो, तो मैंने पढ़ाई थी, बट मोस्टली मेरा फोकस लेटर पे ही होता है। लेटर की आपको बात बताऊं, एक ही फॉर्मेट सिखाया था मैंने बच्चों को ऑफिशियल लेटर का, हालांकि बिजनेस लेटर ये वो बहुत सारे लेटर होते हैं, बट मैंने थोड़ा भगवान पे भरोसा रखा कि एक ही फॉर्मेट सिखाते हैं, बच्चों को कंफ्यूज नहीं करते हैं। मैंने सिर्फ ऑफिशियल लेटर सिखाया था, और मैंने बच्चों को खूब अच्छे से सिखाया था कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखनी है। मैंने एक एक चीज का साइंटिफिक रीजन दिया था कि ऐसा होता क्यों है, फुल ब्लॉक स्टाइल में क्यों लिखते हैं लेटर को, सेमी मतलब इंडेंटेड स्टाइल में क्यों नहीं लिखते, ब्लॉक स्टाइल में क्यों लिखते हैं, डेट को ऐसा क्यों लिखते हैं 26 जैन 2025, ऐसा क्यों लिखते हैं डेट को। हर एक चीज का रीजन देते हुए कहा था, ऐसा 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 भी क्यों लिखते हैं कोमा 2025, है ना, यहाँ तो कोमा लगाया और इसमें कोमा नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया। हर एक चीज का विद साइंटिफिक रीजन मैंने सब कुछ बताया था कि आपको लेटर कैसी स्टाइल में लिखना है, कौन सी स्टाइल में लिखना है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है, पता आपको इस बात का उनको नहीं पता होता है कि कैसे लिखना है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने फॉर्मेट बना के दिया, किसी ने चीटिंग कर ली, मान लो मेरा फॉर्मेट कॉपी कर लिया, लेकिन नहीं पता ना उनको कि उसके पीछे मेरी क्या क्या कहानी थी, क्या था। देखो आपको बताता हूं कि ये आपने लिखा सेंडर्स एड्रेस, ये लिखी डेट, ये लिखा रिसीवर्स एड्रेस, ये लिखा सब्जेक्ट, और यहां से आपने अब कहां से शुरू करोगे भाई, ये लिख दिया सब्जेक्ट और ये लिख दिया सर, अब शुरू कहां से करोगे, यहां से करोगे या यहां से करोगे, कहां से करोगे, हो गया ना कंफ्यूजन। आप इतनी छोटी चीज पे ध्यान नहीं देते हो, शुरू यहां से करना होता है, ठीक है सर चलते गए, ठीक है सर चलते गए, लिख लिया, यहां लाइन खत्म हो गई। अब कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे या यहां से स्टार्ट करोगे, कहां से करोगे। अब कई बच्चे सोचते हैं सर यहीं से कर लेंगे, कई पता नहीं कई बीच में से कर देते हैं, कई अपनी मर्जी से, कहीं से यहां से स्टार्ट करना होता है, वापस आपको पता है यहां से स्टार्ट करना होता है। तो फॉर्मेट तो किसी ने कॉपी भी कर लिया, कुछ भी कर लिया, बट यार जो ओरिजिनल चीज है वो कैसे निकल के आएगी, नहीं आएगी ना, किसी के पास कोई कॉपी नहीं कर सकता ना, जो ओरिजिनलिटी आपकी, जो आपकी मेहनत उस चीजों को सीखने की नहीं कर सकता ना। तो ये छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, क्यों, क्योंकि वो जो एग्जामिनर है ना, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, वो वास्तव में असिस्टेंट प्रोफेसर टाइप का आदमी है, और उसने इन चीजों को बहुत डीपली पढ़ा है कि सेमी इंडेंटेड लेटर क्या होता है, फुल ब्लॉक स्टाइल क्या होता है ना, फुल इंडेंटेड लेटर क्या होता है, उसने सब कुछ बहुत डीपली पढ़ा होता है, क्योंकि उनका एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव, है ना, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको बहुत डीपली नॉलेज होती है चीजों की कि कैसे कैसे क्या करना है। और आप ये छोटी छोटी गलतियां करते हो, यहां से स्टार्ट करते हो, इसको यहां से स्टार्ट करते हो, तो आपके नंबर काटता है, ठीक है। अगर आप ऐसी गलती करते हो, ऐसा लिखते हो 20 मान लो 28 लिख देते हैं, ठीक है, 28 जैन कोमा 2025, आपके नंबर काटेगा, वो आपके नंबर काटेगा, आपको पता नहीं चलने देगा कोमा गलत था, उसने आपके नंबर काट ली। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हो
Jan 28 2025 आपके नंबर नहीं काटेगा, बिल्कुल सही आपका। तो मैंने एक एक चीज सिखाई थी बच्चे को कि भाई क्या फॉर्मेट है, कैसा फॉर्मेट है, कैसे कौन सी तारीख सही होगी, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल देखो आज देता हूँ ना आपको। एक वर्ड होता है कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची होता है अनंग, मान लो, ठीक है। अब देखो किसी ने मतलब कॉपी से पढ़ा है तो क्या पढ़ाएगा, कामदेव का पर्यायवाची अनंग याद कर लो। लेकिन जिसको खुद को नॉलेज होगी ना वो आपको बताएगा कि अनंग क्यों होता है। अनंग क्यों होता है, क्योंकि शिवजी ने क्या किया था ना, उसको तीर मार के उसका सारा शरीर जला दिया था कामदेव का, गुस्से में, ठीक है। तो उसके शरीर पे अंग ही नहीं बचे थे, तो वहां से उनका नाम क्या निकला, अनंग, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा उसकी हिस्ट्री, जो उस टीचर को नॉलेज है उसको थोड़ा थोड़ा सीख लोगे ना, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो सही जगह से पढ़ो, बस मेरा यही कहना आपको ना। मैं आपको सच बताऊं, मैं आपको जितना सिखाता हूं ना उसका 10% भी आप सीख गए ना, तो आप 99.99% लोगों से आगे निकल जाओगे। आप आराम से आगे निकल जाओगे उनसे, जितना मैंने सिखाया उसका 10% भी सीख गए तो। देखो इतना पेपर मैंने आपको सोल्यूशन कराया और कराया क्योंकि देखो ये पिछली बार भी कराया था, मतलब और भी किया था, ठीक है। लेकिन वो पिछली बार क्या, मैंने पेपर को थोड़ा ईजी बोल दिया तो सभी बच्चों ने बोला कि सर आपको यहाँ बैठ के लगता है ईजी है, ये है वो है। यार ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, आपको भी इजी लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, मैं आपको यही बोल दूं कि यार 10 में से, है ना, मेरे तो 3, आपके तो मुश्किल से 3 नंबर आएंगे। यार जब 10 में से नंबर ही आप 3 बताओगे, मैं ही 3 नंबर बताऊंगा आपको, तो आप कैसे इंप्रूव करोगे। 3 नंबर तो मैं बोल रहा हूँ, 2 और गलत हो गए आपके, तो 10 में से नंबर कितने है, 1। मैं आपको सच बताऊं, इससे अच्छा तो आप कहीं ना पढ़ते ना, यूं ही तुक्का मार के आते ना, तब भी 2 नंबर तो आ जाते आपके, तब भी 2 नंबर आ जाते। पढ़ के तो आप 1 नंबर ला पाए, क्या फायदा बताओ। तो ये झूठी बातों का कुछ नहीं मतलब है, आपको चीजें सीखनी होगी, आपको अपने कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करने होंगे, कांच की तरह। जैसे कांच होता है ना, उसके आर पार कैसे आपको साफ दिखाई देता है ना, आपको अपने कंसेप्ट वैसे एकदम साफ क्लियर करने पड़ेंगे, तो बहुत इंप्रूवमेंट होगा। देखो वरना मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये साइकिल होती है ना, साइकिल, ये साइकिल की पहिए की तरह है। आरपीसी का पहिया ये है, और ये आपका और कोचिंग के नोट्स का पहिया है, ठीक है। आरपीसी ने जो आज पूछा, कल कोचिंग वालों ने या मतलब किसी ने भी, टीचर ने अपने नोट्स में डाल लिया। अगली बार आरपीसी ने फिर कुछ पूछा, उन्होंने फिर डाल लिया। पीछे पीछे चल रहे हैं ना, पीछे पीछे। तो देखो पीछे पीछे चलने वाला पहिया आगे वाले पहिए से कभी नहीं मिल पाएगा। आपको किसी ना किसी दिन इस पहिए के बराबर दौड़ना पड़ेगा। जिस दिन आप इस पहिए के बराबर दौड़ लोगे ना, उस दिन आपका सिलेक्शन होगा। आप जब तक इस पीछे वाले पहिए के साथ दौड़ोगे ना, नहीं सिलेक्शन होगा। भाई देखो एग्जाम होने के बाद अपने नोट्स में उस कंटेंट को डाल लेना, भर लेना है। अब ये जो वर्ड अगर उसको डाल लेना बहुत ईजी काम है, ठीक है। अब जो ग्रामर के जो कंसेप्ट है उनको अपने नोट्स में डाल लेना बहुत ईजी काम है, बट उससे पहले मेहनत करना और ये पता लगाना, थोड़ा बहुत अनुमान लगाना। मैं भी नहीं कहता कि 100% मुझे पता चलता है, बट कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा तो भगवान मेरा साथ देगा, भगवान मेरा साथ देगा तो ऑटोमेटिकली चीजें यार होती है, ठीक है। तो यही बात है बस। अब देखो 2 पर्पज पूरे हो गए। पहला मैंने आपको क्या बताया था कि सॉल्यूशन कराना, करवा दिया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, भाई मेरा कंटेंट कितना रिलेवेंट था नहीं था वो सब आपको बताना, ठीक है। तीसरा पर्पज मैंने आपको क्या बताया था, कोर्स के लॉन्च के बारे में, ठीक है। अभी बहुत जल्दी कोर्स नहीं आ रहा है, कम से कम आप 10 जुलाई लेके चलो, है ना। 10 जुलाई को कोर्स मतलब जो भी लॉन्च होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आपको सूचना मिल जाएगी कहां पे, टेलीग्राम पे, और कहां पे, यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप कौन सा ज्वाइन करना है, आप जब चैनल के उधर डिस्क्रिप्शन में मोर पे क्लिक करोगे तो वहां 2 लिंक मिलेंगे आपको। एक मिलेगा आरजेएस इंग्लिश, और एक मिलेगा आरएएस इंग्लिश बाय अभिषेक। तो आप जो आरएस के बच्चे हैं वो आरएस वाला ही ग्रुप ज्वाइन करना। भाई फालतू के ग्रुप ज्वाइन करने का क्या मतलब है, जो बच्चे आरएस के हैं वो आरएस वाला ही ग्रुप ज्वाइन करना, वो उस ग्रुप में जाना। उसमें मतलब काफी टाइम से कंटेंट क्या पता मैंने नहीं डाला होगा, और बहुत कंटेंट डेली डेली डालना भी जरूरी नहीं है, वो डिस्ट्रक्शन ही होता है और कुछ नहीं इससे ज्यादा, ठीक है। तो जब भी काम की बात होती है तो मैं उस पर डालता रहूंगा, और अब मैं थोड़ा कंटिन्यू भी रहूंगा उसके ऊपर। और यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ये मान लो मेरा नहीं है, आप ही लोगों का, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और बैच अभी थोड़ा टाइम लेते हैं, 10 जुलाई तक लॉन्च करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। अभी 10-15 दिन आप देखो, अभी आपने एग्जाम दिया, इतना स्ट्रेस है और तो थोड़ा एंजॉय कर लो। फिर भी अगर आपको पढ़ना हो ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ मत करो, एक ना यूट्यूब पे जाया करो, है ना, उस पे लिखा करो इंग्लिश स्पीकिंग वीडियो जैसा कुछ भी, ठीक है। तो खूब सारे वीडियो आएंगे वहां पे, वो खूब सारी चीजें आपको सिखाएंगे। छोटे छोटे बच्चों की वीडियो, डायना एंड रोमा होती है जैसे ना, डियाना एंड रोमा के वीडियो देख लो आप, बहुत अच्छा बोलते हैं वो बच्चे, कनाडा के, है ना, उनके वीडियो देखो। एक चाइनीज चैनल है इंग्लिश सिंग सिंग, है ना, उसके कुछ वीडियो से सुन लिया करो, बहुत अच्छी चीजें सिखाते हैं, ठीक है। वो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। वरना और भी अगर आपको सिर्फ आरएस ओरिएंटेड ही पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो, अपना कनेक्ट विद यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जो प्लेलिस्ट है उसमें इंग्लिश की अपने क्लासेस पढ़ी है, वो क्लासेस देख लो, है ना। 20-22 क्लासेस हैं, आप उसके देख लो, नोट्स वोट्स बना लो, तो मतलब अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा, बहुत अच्छा पुश मिलेगा। कहीं जाके बहुत कहीं कोई कोर्स ज्वाइन करोगे उससे लाख गुना आपको ज्यादा फायदा मिलेगा उन क्लासेस से जो यूट्यूब पे पढ़ी, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि अब जो कोर्स लाएंगे ना आगे, उसमें थोड़ा चीजों को बहुत इंप्रूव करेंगे। अब मैं आपको खुद बताता हूँ कि मेरी क्या कमी थी। भाई जो पेपर आया ना,
अगर मान लो किसी बच्चे ने मेरे से कोचिंग भी की, मेरे से पढ़ा भी, फिर भी मान लो कि वो उसमें उसके भी अगर ज़्यादा नंबर नहीं आए तो कुछ ना कुछ कमी तो मेरे अंदर भी होगी। तो कहाँ वो कमी आती मैं आपको बता, मेरा कंटेंट बिल्कुल रेलेवेंट था, ठीक है, मेरा कंटेंट बिल्कुल रेलेवेंट था, मेरा कंटेंट बहुत सही है, मैं आपको बताऊं, ठीक है, क्योंकि मेहनत से बनाई चीजें। लेकिन थोड़ी सी कमी जो मुझे खुद को लगी, मैं आपके सामने एक्सेप्ट कर लेता हूं, कुछ भी नहीं, आप छोटे भाई बहन जैसे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, कहीं ना मेरे एग्जाम्पल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, मैंने एग्जाम्पल थोड़े सिंपल रख रखे थे। मैं इस बार क्या करूंगा, इस बार जो भी नया कोर्स आएगा, मैं एग्जाम्पल को बहुत इंप्रूव करूंगा। एग्जाम्पल को क्या करूंगा, बहुत इंप्रूव करूंगा, अच्छे एग्जाम्पल होंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, अब जो मतलब पेपर आया अपना खूब आया, आगे भी ऐसा ही आए, तो इसके लिए मैं मेरी तरफ से बहुत कोशिश करूंगा। और देखो, इंसान को खुद को बनाए रखने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं एग्जाम्पल को इंप्रूव करूंगा। दूसरी आपको एक और बात बताता हूँ, अब तक मैंने वोकैब पे ज्यादा काम नहीं किया था। अब तक देखो, मैंने ग्रामर पे काम किया, कंपोजिशन पार्ट पे काम किया, मैंने वो ग्रामर वोकैब पे ज्यादा काम नहीं किया था। तो अब मैं थोड़ा और ज्यादा जोर किस पे रखूंगा, वोकैब पे भी रखूंगा। एक क्वेश्चन ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन मैं मेरी वोकैब से बाहर नहीं जाने दूंगा। शर्त ये भी है कि मैं कंटेंट बहुत लिमिटेड देता हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा पेज भर के नहीं दूंगा। 100 पेज, 200 पेज, 500 पेज देके तो आ ही जाएगा। बहुत लिमिटेड कंटेंट में भी ना वोकैब को बाहर नहीं जाने देंगे और एग्जाम्पल को थोड़ा और इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी मेरा साथ देना, बहुत बहुत साथ देना। और आपको मैं 10 जुलाई तक जो भी बैच का होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी तो अभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर जैसा भी रहा हो, कोई बात नहीं, देखो 800 में से 800 नंबर किसी के नहीं आने। आप मान लो आपको मार्क्स कितने लाने 800 में से, मात्र 35%, कितने 30 से 35 से 40% के बीच लाने। तो मत घबराओ, आपका पेपर अच्छा हुआ है, नंबर आएंगे आपके अच्छे। भाई अगर आपने मेहनत की है तो भगवान आपकी मेहनत अपने पास नहीं रखेगा, आपको लौटा के जरूर देगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी जो भी परफॉर्मेंस है उससे थोड़ा सेटिस्फाइड रहो, जो कमियां हैं उनको सुधारने की कोशिश करो, बस ज्यादा टेंशन चिंता मत करो। ये एक लंबी लड़ाई है। देखो, जो इसमें टिका रहेगा ना वही जीतेगा, अंत में जो टिका रहेगा वही जीतेगा, ठीक है। तो टिके रहो, लड़ते रहेंगे, कोई बात नहीं है। कंटेंट आएगा और मेहनत करेंगे और कंटेंट आएगा। कहां तक जाएगी आरपीसी, कहां तक सोचेगी, उससे 4 कदम आगे सोचेंगे ना, कहां चली जाएगी आरपीसी। आपको एक बात बताऊं, ये जितने क्वेश्चन के मैंने प्रूफ दिए ना, आप एक बार सोचो ये कब के हैं। ये पिछला जो मेंस हुआ था ना, उससे पहले की वीडियो है। आप सोच लो, उससे पहले की वीडियो का कंटेंट आज भी आ रहा है। तो मतलब इतना आसानी से मैं मेरे हाथ से कंटेंट को जाने नहीं दूंगा, मतलब मैं उसको बहुत इंप्रूव कर लूंगा, बहुत आगे तक का सोचेंगे हम, ठीक है। ठीक है जी, सभी को धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी देर मुझे सुना, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।